परेशानी है, ये इस बात से साबित हो गया कि कितने लोग यहाँ पे मौजूद हैं। हालांकि कई सारे लोगों ने और कहा था वो ज्वाइन करने वाले हैं, हो सकता है वो रास्ते में हो और अगले 5-10 मिनट में ज्वाइन भी कर लें, पर 10 मिनट हो चुके हैं। तो सज्जाद साहब, सब आपको खुशामदीद। जितने मेंबर्स आए हैं आप शुक्रिया। सबको खुशामदीद। और मेरे ख्याल से अब शुरू किया जाए तो इतना तो हमारे बीच में, इतना तो कम से कम एक जो है तो मैंने मेरे ख्याल से मिनिमम अंडरस्टैंडिंग है कि जो था 2013 वाला जो है तो अमेंडेड एक्ट, वो भी, उसमें भी बड़ी खामियां थी, और जो तो कितने जो तो जो प्रॉब्लम्स आते थे, मेल प्रैक्टिसेस थे, उसको एड्रेस नहीं किया जाता था। और अब बीजेपी ने अपने हिसाब से, अपने मंशे के हिसाब का जो है तो एक लाया है, जिसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल कह के सुप्रीम कोर्ट में जो है तो चैलेंज किया गया है। तो हम चाहेंगे कि आप हमें जो है तो एक जो है तो पूरा कैनवस खींच के जरा समझा दें कि सूरत हाल क्या है, और जो है तो लीगली तो जो होगा होगा। इन सोसाइटी, इन पब्लिक हम लोग कुछ कर सकते हैं, सोच सकते हैं क्या, उसकी तरफ भी अगर आप कुछ राय अगर देंगे तो बेहतर होगा। तो अब मैं माइक अपना बंद करता हूँ और आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपना प्रेजेंटेशन शुरू करें। बहुत May I बहुत suggest me to शुक्रिया। inform you all that the meeting is being recorded for our future reference. So Sajjad bhai, please carry on. Yeah. ओके, तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। और इस तरह की कम्युनिटी में एक डिस्कोर्स को आगे You बढ़ाने, need to be louder, Sajjad bhai, थोड़ा louder बोलेगा please. जी जी, इस तरह की कम्युनिटी में एक डिस्कोर्स रखने का मौका मिला, इसका बहुत बहुत शुक्रिया। यूं तो लीगल एस्पेक्ट्स पर हमारी बहुत ज़्यादा जानकारी इस ताल्लुक से नहीं है, लेकिन शुड आई कैरी ऑन इन इंग्लिश और हिंदुस्तानी विल डू? मिक्स चलेगा। मिक्स चलेगा, ओके। तो हम लोग दो तरह के इशू में फंसे हुए हैं। एक ये कि जो एग्जिस्टिंग जो भी लॉ थे और प्रैक्टिस थी, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रैक्टिस वक्फ को लेकर, उससे हम लोग ह्यूजली डिससेटिस्फाइड थे, और इसलिए इसमें जो भी अमेंडमेंट की जो जरूरत हम लोग महसूस कर रहे थे, सभी जस्टिस लविंग लोग इसकी जरूरत महसूस कर रहे थे, लेकिन ये हो नहीं पा रहा था। इस बीच बीजेपी की गवर्नमेंट ने जिस तरह से इस पर नजर डाली है, वो बिल्कुल लैंड हॉक की तरह से नजर डाली, और उनका जो एक जो जो स्टैंडर्ड इनकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है विज़ावी माइनॉरिटी, वो उसी तरह से उन्होंने बिहेव किया इस इशू पर भी। लेकिन साथ साथ जो मुस्लिम कॉन्जर्वेटिव्स हैं, या मुस्लिम कॉन्जर्वेटिव्स को किसी भी कंपल्शन में सपोर्ट करने वाले सो कॉल्ड मुस्लिम फ्रेंडली जो पॉलिटिकल फोर्सेस हैं या अदर फोर्सेस हैं, उन्होंने भी वही रिवायती तरीका अपनाया, आउट राइट रिजेक्शन। तो इस उससे ये होता है कि हमें इसको कोई सॉलिडेरिटी बनाने में भी परेशानी आ जाती है कि अगर हमारे पास पहले से डिससेटिस्फैक्शन है और एक कॉन्ट्रेरियन फोर्स जो है, जो अनएक्सेप्टेबल काइंड ऑफ लेजिस्लेशन अगर ला रही है, तो हमें एक पैरेलल ड्राफ्ट बिल पब्लिक डोमेन में लाना चाहिए था, और अब ये लाया जाना चाहिए। तो ये तो एक प्रीमिस है जिस पर हम लोग कंक्लूजन के वक्त आएंगे, कंक्लूड करने के वक्त। लेकिन इसमें वक्फ के लेजिस्लेशन की जो हिस्ट्री और प्रैक्टिस है, उसमें भी कई सारी आयरनीज हैं, और ये थोड़ा सा डाइग्रेशन कहलाएगा, लेकिन मैं इजाजत चाहूंगा कि उन आयरनीज को हम लोग देखते चलें, ताकि प्लीज प्लीज कह दें। इसमें आयरनी ये है
दो तीन आयरनीज हैं, एक इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, एक ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में। ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में तो ये है कि जो 3 अर्लीस्ट औकाफ हैं वो नॉन एग्जिस्टेंट हो गए हैं, और उसे मिलिट्री सोल्जर इलीट या जो भी हैं उस तरह रूलिंग इलीट के जो हिस्सा हैं उन्होंने उसे नॉन एग्जिस्टेंट बना दिया, इंक्रोचमेंट हो गया, वक्फ की लूट हो गई। जो 3 अर्लीस्ट जो इसमें अरब और ईरान इराक के इलाके में थे, उसका मैं नाम अभी बताना चाहूंगा। एक सवाद में था, एक खैबर में था, और एक रमल्ला पैलेस्टाइन में था। और रमल्ला पैलेस्टाइन वाले वक्फ की खास बात यह है कि वो पहला ऐसा वक्फ है जिसका स्टोन इंस्क्रिप्शन सरवाइव कर रहा है। तो स्टोन इंस्क्रिप्शन सरवाइव कर रहा है, वो वक्फ नहीं सरवाइव कर रहा। वक्फ का जो एसेट या स्टेट है वो नहीं सरवाइव कर रहा, वो इनक्रोच हो गया। तो एक तो ये बहुत बड़ी आयरनी ये है कि जो अर्लीस्ट औकाफ है वही नहीं सरवाइव किए, यानी कि वक्फ की लूट जो है वो उतनी ही पुरानी है जितना के तकरीबन जितना के वक्फ खुद, वक्फ का इंस्टीट्यूशन या उस इंस्टीट्यूशन का क्रिएशन जितना पुराना है, तकरीबन उतना ही पुराना ये वक्फ की लूट की भी हिस्ट्री है, उतनी ही पुरानी। तो एक आयरनी ये है। दूसरी आयरनी ये है कि एक सेक्शन ऐसा है जो वक्फ के लिए, वक्फ को सेफगार्ड करने के लिए वो जिस लैंग्वेज में बात करता है और जिस लैंग्वेज और बॉडी लैंग्वेज में बात करता है, उसमें ऐसा लगता है कि वो उसी मजहब का उसी तरह का हिस्सा है जैसा कि मजहब के मतलब इस्लाम के जो 5 पिलर्स जो कहलाते हैं, वो ये वक्फ को भी उसी तरह से करते हैं। यानी कि वक्फ को सैक्रेड या नॉन सैक्रेड के बाइनरी में देखने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। वो पॉलिटिकली भी हेल्पफुल नहीं है और वो हिस्टोरिकली भी हेल्पफुल नहीं है, क्योंकि ये साबित करना बहुत मुश्किल है कि वक्फ क्या उस तरह का इसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस कहलाएगा, क्योंकि इसमें 8वीं सदी के जो वो हैं जूरिस्ट हैं इमाम अबू हनीफा, उन्होंने भी इस इंस्टीट्यूशन को बहुत स्ट्रांगली वैलिडेट नहीं किया है, बहुत एक्सप्लिसिटली वैलिडेट नहीं किया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि किसी भी सिविलाइजेशन में, किसी भी कल्चर में, किसी भी सोसाइटी में, किसी भी रिलीजन में, किसी भी हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ टाइम पे वेलफेयर और चैरिटी का इंस्टीट्यूशन ना हो, ऐसा होना नहीं चाहिए। यानी कि वेलफेयर और चैरिटी के इंस्टीट्यूशन को होना चाहिए, और ये इसलिए इस प्रिंसिपल पे ही इस पे बात की जानी चाहिए ज्यादातर। उसको इसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस के फ्रेमवर्क में ले जाया जाना बहुत जरूरी नहीं होना चाहिए, क्योंकि शरीयत के डिटेल्स में जाने पर उसको उस तरह से वैलिडेट नहीं किया जा सकता है। तो वो आर्गुमेंट थोड़ा सा सेल्फ डिफीटिंग आर्गुमेंट होगा। लेकिन उससे भी बड़ा प्रॉब्लम यह है कि वक्फ के बारे में जो इशू है वो ये है कि जनरली वक्फ जो है वो 2 तरह के हैं ब्रॉडली, 3 तरह के भी बताए जाते हैं, लेकिन ब्रॉडली 2 तरह के। एक वक्फ आम या वक्फ खैरी या वक्फ अल्लाह जिसको कहते हैं। इसमें तो प्रॉब्लम नहीं है, इसमें जो चैरिटेबल इंडाउमेंट का जो एलिमेंट है वो बहुत एक्सप्लिसिट है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। प्रॉब्लम आता है वक्फ औलाद में, वक्फ अलल औलाद, और शायद यही क्वांटिटेटिव टर्म्स में यही वाली वेराइटी ज्यादा है। और ये हिस्टोरिकली स्पीकिंग वक्फ अलल औलाद वाली जो कैटेगरी है, इसी ने ट्रबल क्रिएट किया सबसे ज्यादा। यानी कि जब कॉलोनियल रूल इंडिया में आ गया और लैंड को कमोडिटी बना दिया गया और उसको सेलेबल परचेजेबल कमोडिटी जब बना दिया गया, उसके बाद वक्फ अलल औलाद का इंस्टीट्यूशन बहुत तेजी से 19वीं सदी के आगाज से शुरू होना हो गया। उससे पहले भी होता रहा, लेकिन उससे पहले ज्यादातर जैसे जो प्री ब्रिटिश रूलर्स जो थे, उसमें रूलर्स की तरफ से जनरल वेलफेयर के वक्फ क्रिएट होते थे।
लेकिन 19th सेंचुरी में आके ये हुआ कि जो लैंडेड इलीट थे और वो उनकी जो डिक्लाइनिंग फॉर्चून्स थी, वो लोग वक्फ अलल औलाद ज्यादा कर रहे थे। ये एक तरह का फ्रॉड है। आई एम यूजिंग ए स्ट्रॉन्ग वर्ड ओनली टू ड्रॉ अटेंशन। ये फ्रॉड इस तरह से है कि वक्फ अलल औलाद में ये होता था यूजुअली कि कोई अगर बिग लैंडलॉर्ड है, उसके 4 बेटे हैं, तो वो एक बेटा को मुतवल्ली बना देता था और उसको वक्फ अलल औलाद अपनी पूरी स्टेट को कर दिया। बड़े बेटे को मुतवल्ली बना दिया और बाकी 3 बेटे के लिए कुछ पेंशन जैसी कुछ चीज फिक्स कर दी कि ये मुतवल्ली देंगे, बड़ा भाई बाकी 3 को देगा। और इस तरह से एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती थी, फिर उस बड़े भाई की उसकी औलादों में ये चली जाती थी। तो और ये जमीन वो वक्फ अलल औलाद इसलिए करते थे कि अगर 4 बेटों में पार्टीशन हो गया तो फिर वो जमींदारी की जो मैजेस्टी है, उसका जो औरा है, वो कमजोर पड़ जाएगा। तो इसलिए उसको स्टेट को डिवाइड ना करके एक ये वे आउट ढूंढा गया। अब उसके बाद ये हुआ कि 19वीं सदी में लिटिगेशंस बहुत हुए। जो डिप्राइव्ड ब्रदर्स थे या शेयर होल्डर्स थे, वो चले जाते थे कोर्ट में। अब कोर्ट में ये होता था कि जो कॉलोनियल जजेस थे, वो उन्होंने एक पोजीशन लिया। उन्होंने ये देखा कि ये जो वक्फ अलल औलाद है, इस डिस्प्यूट में चैरिटेबल इंडोमेंट का एलिमेंट है नहीं, ये तो कंप्लीटली क्लोजली गार्डेड फॉर द फैमिली है। बस ये कि किसी हिस्से पर कहीं मस्जिद है, कहीं मदरसा है, कहीं यतीम खाना है, तो एक बड़े स्टेट में कहीं छोटे छोटे स्पॉट्स या पॉइंट्स हैं जिनको आप चैरिटेबल कह सकते हैं, जनरल वेलफेयर की प्रैक्टिस कह सकते हैं। बाकी तो ये फैमिली के अंदर उस स्टेट को, उस प्रॉपर्टी को प्रिजर्व करने की एक वे आउट है, ये मैकेनिज्म है। तो कॉलोनियल जजेस ने ये देखना शुरू किया कि ये बेसिकली दिस इज अ वायोलेशन ऑफ द कुरानिक लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, कि भाई आप बाकी बच्चों में जायदाद जाने नहीं दे रहे हैं। और यहाँ पे ये इसको बहुत वजाहत की जरूरत नहीं, इट गोज विदाउट सेइंग कि फिर उसमें जो फीमेल डिसेंडेंट्स का क्या होता होगा, दैट वन ऑल ऑफ अस कैन इमेजिन। तो वो तो मोर डिप्राइव्ड हो जाती थी इन एनी केस। लेकिन इवन के वो मेल प्रोजेनीज में भी ये प्रॉब्लम आ जा रही थी। तो कॉलोनियल जजेस ने ऐसे औकाफ को इनवैलिडेट करना शुरू किया कि भाई इसमें चैरिटी का एलिमेंट नहीं है, बेसिकली आप कुरानिक लॉ ऑफ इनहेरिटेंस को फ्लाउट कर रहे हैं। तो इसलिए ना तो आप किसी सेकुलर लॉ के प्रिंसिपल पे आप इसको जस्टिफाई कर सकते हो, ना ही आप अपने रिलीजियस लॉ के हिसाब से इनहेरिटेंस ऑफ प्रॉपर्टी को आप जस्टिफाई कर सकते हो। सो वक्फ वाज इंक्रीजिंगली गेटिंग इनवैलिडेटेड। सर सैयद बीइंग क्वाइट कॉन्शियस ऑफ हिज क्लास इंटरेस्ट, तो वो वही उनके डोनर भी थे उनके कॉलेज के लिए, उनके प्रोजेक्ट के लिए। तो इन्होंने इस पर ध्यान दिया। अच्छा, वो एक लोअर जुडिशरी में काम करके रिटायर होके तब वो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में गए थे, तो उनको बहुत सारे प्रैक्टिकल नॉलेज भी थे इसके। तो उन्होंने एक वे आउट निकालना चाहा कि इसमें चैरिटी का एलिमेंट इंट्रोड्यूस किया जाए, और इसको उसके लिए उन्होंने 50 पेजेस का एक ड्राफ्ट तैयार किया उर्दू में। और उसमें ड्राफ्ट का टाइटल रखा कि कैसे डिक्लाइनिंग फॉर्चून्स ऑफ द लैंडेड मुस्लिम एलिट्स को कैसे साल्वेज किया जाए। तो उसके लिए उन्होंने बीच का एक रास्ता निकाला कि कुछ चैरिटी का एलिमेंट डालेंगे और इस तरह से इसको और कुछ करेंगे, तो फिर ये इनवैलिडेट नहीं होगा, वैलिडेट होने लगेगा। और इस तरह से उस क्लास का इंटरेस्ट भी प्रोटेक्ट हो जाएगा, और चैरिटेबल एलिमेंट को स्ट्रेंथन कर देने से कॉलोनियल जजेस को कन्विंस करना भी आसान हो जाएगा। तो उसको लेकर के इन्होंने, सर सैयद ने, उनके और 4 कंसर्न्स थे, इन सबको लेते हुए इन्होंने एक ड्राफ्ट तैयार किया, जिस ड्राफ्ट में उनका खासा इंसिस्टेंस था कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या मजिस्ट्रेट या उस वक्त के जो ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर में जो भी था, उस वक्त के कलेक्टर्स भी बहुत पावरफुल होते थे। तो उन्होंने
वक्फनामा यानी डीड को रिटन रिकॉर्ड पे लाना, वहां ले जाकर मजिस्ट्रेट या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के यहाँ रजिस्टर कराना, ये सारे तरह के प्रपोजल्स उसने डाले। और उसमें इन्होंने ये भी क्लियर कर दिया कि सब कुछ क्लियरली स्पेल्ड आउट हो उस रिटन डॉक्यूमेंट में, उस डीड में, कि इसका कितना पोर्शन वेलफेयर के किस किस पर्टिकुलर एस्पेक्ट्स पे खर्च होगा, कैसे होगा, सारे डिटेल्स की बातें उन्होंने की। लेकिन हुआ ये कि सर सैयद इस बिल को प्रपोज भी नहीं कर सके। यानी प्रपोज होने पर वो फेल हो जाता तो अलग बात है, वो फ्लोर पे ले ही नहीं जा सके, काउंसिल के में प्रपोज ही नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन ऑर्थोडॉक्सी की तरफ से आई, उसी तरह से जैसे सर सैयद के रिलीजियस रिफॉर्मिज्म में जो जो साइंटिफिक रैशनलिज्म की बातें थी और ऑपोजिशन हुआ था, ठीक उसी तरह से उसी वेमेंस के साथ इस ड्राफ्ट बिल पे भी बहुत ऑपोजिशन हुआ। तो वो 1879 की बात है, वो तहजीबुल अखलाक जो उनका मोहम्मदन सोशल रिफॉर्मर जो रिसाला निकालते थे, उस रिसाला में वो 48 पेजेस का वो ड्राफ्ट शाये हुआ। लेकिन उनका जो पर्पस था कि अगर इसमें सैंक्शन अप्रूवल मिले सर्टेन नंबर ऑफ पीपल का, तो फिर ले जाकर हम इसको बिल के तौर पर पेश करके कानून बनवा लें और ये इनवैलिडेशन का सिलसिला खत्म हो और चैरिटेबल एलिमेंट भी स्ट्रेंथन हो जाए। तो वो प्रपोज ही नहीं कर पाए। यानी वंस अगेन ही हैड टू बेंड बिफोर द मुस्लिम ऑर्थोडॉक्सी। तो वो हो नहीं सका सर सैयद से। अब उसके बाद ये हुआ कि धीरे धीरे जब नेशनल मूवमेंट पिक करने लगा, एक मोमेंटम गेन करने लगा, तो इस दरमियान ये हुआ कि अर्ली 20th सेंचुरी में जब बंगाल का जो कम्युनल लाइन पे पार्टीशन किया गया था, उसके खिलाफ अपोजिशन हुआ, जिसको स्वदेशी मूवमेंट कहा जाता है। तो उसमें जो कॉलोनियल स्टेट थी वो थ्रेटेंड फील की कि अब जो जो हिंदू एजुकेटेड इलीट है, मिडिल क्लास है, वो नेशनलिज्म से ज्यादा मुतासिर हो रही है और एंटी कॉलोनियल मोबिलाइजेशन उनका स्ट्रेंथन हो रहा है। तो उनको अब एक काउंटर फोर्स चाहिए था। ऐसे कॉन्टेक्स्ट में जिन्ना अपनी वकालत की पढ़ाई करके आ चुके थे, वकालत चमका चुके थे, जिन्ना को इसमें बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखी। हालांकि इस फेज के जिन्ना को एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी कहा जाता है और वो काफी उनका असेसमेंट डिफरेंट तरीके से किया जाता है। लेकिन वक्फ वैलिडेशन एक्ट में इन्होंने जिस तरह से पोजीशन लिया, और ये एक्ट का जो टाइटल है उससे भी बात समझ में आती है, वक्फ वैलिडेशन एक्ट, यानी इट वाज ओनली वैलिडेशन ऑफ समथिंग व्हिच वाज बीइंग डिक्लेयर्ड इनवैलिड बाय द जजेस। तो इन्होंने वैलिडेशन तो किसी तरह से क्लिंच कर लिया और इस तरह से वो मुस्लिम लैंडेड इलीट के लिए एक बैटल जो है सक्सेसफुली लीड कर दिया, क्लिंच कर लिया एक विक्ट्री, और वहां से वो चैंपियन हो गए। बाद में 1924 में इसमें कुछ अमेंडमेंट्स हुए जिसमें चैरिटी के एलिमेंट को थोड़ा स्ट्रेंथन करने की बात की गई। और इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि जिन्ना ने एज इन कंट्रास्ट विथ सर सैयद, जिन्ना ने यह भी किया कि ओरैलिटी को ही रेइटरेट कर दिया कि नहीं, रिटेननेस जो है, डीड को रिटर्न डीड बनाने का जो इंसिस्टेंस रहा, जो सर सैयद जिस पे काफी जोर डाले थे, जिसमें सब कुछ स्पेल्ट आउट होता, सारे प्रोसीड्स, यूजुफ्रक्ट कैसे आएंगे, क्या होगा, उन्होंने क्या किया कि इसको क्लॉज ऐड करवा दिया और अपने ड्राफ्ट में, और उसी तरह से एक्ट को बनवा लिया कि ओरैलिटी से ही काम चलेगा। तो वन ऑफ द प्रॉब्लम तो यही हुआ। बाद में फिर जिन्ना की जैसे पॉलिटिक्स अनफोल्ड की, तो एक बार तो मुस्लिम इलीट के लिए 1913 में ये जीत गए, फिर उसके बाद शरीयत एक्ट के वक्त भी ये हुआ कि वी द स्टूडेंट्स ऑफ हिस्ट्री डोंट नो कि मौलाना आज़ाद क्या किए, मौलाना मदनी क्या किए, लेकिन जिन्ना जो है बहुत बड़े इस्लाम के चैंपियन हो गए 37 और 39 में भी, जब शरीयत एक्ट बना लिया। और वो शरीयत एक्ट की वजह से भी इन्होंने एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंस्टिट्यूएंसी बना ली, और फिर जो हुआ पार्टीशन हुआ वगैरह, उसके तो कॉम्प्लेक्स कॉजेज हैं, ये भी कॉज है। तो इस तरह से जिन्ना की तो ट्रेजेक्ट्री उधर चली गई।
लेकिन एक बीच में खास बात यह आती है कि बावजूद इसके कि इमाम अबू हनीफा ने वक्फ के लिए कोई ऐसा कमिटमेंट नहीं दिया, और ओटोमन जो इम्पेरर्स थे वो हनफी थे, लेकिन उनके यहाँ वक्फ के इंस्टीट्यूशंस काफी रॉबस्ट थे और हैं, और उनके यहाँ ये वेलफेयर का एलिमेंट, चैरिटी का एलिमेंट बहुत स्ट्रांग है। इसके लिए ओटोमन रूलर्स ने 1868 में अच्छे कानून बनाए थे। 1924 में जब ये रिपब्लिक बन गया तब उस इंस्टीट्यूशन को फर्दर स्ट्रेंथन किया, फर्दर प्रो पीपुल बनाया, मोर वेलफेयरिस्टिक बनाया, मोर चैरिटेबल बनाया 1924 में। वो आज तक काम कर रहा है, उस डिपार्टमेंट का कुछ अलग नाम है, और वो काफी अच्छे से काम कर रहा है। मतलब उनके पास वक्फ के थ्रू ही इतने प्रोसीड्स आ जाते हैं, कोई डिजास्टर रिलीफ भी उसी से चला लेते हैं, और बहुत ही बेहतरीन म्यूनिसिपल सिस्टम भी उस रिसोर्स से वो चला रहे हैं। तो 1924 में ही इंडिया में भी वक्फ एक्ट अमेंड हो रहा है। 1924 में उधर टर्की में टर्किश रिपब्लिक जो है वो बना रहा है, लेकिन उसके बावजूद हमारे यहाँ वक्फ का इंस्टीट्यूशन उस तरह से स्ट्रेंथन नहीं हुआ, प्रो पीपुल नहीं हुआ, वेलफेयर का एलिमेंट, चैरिटी का एलिमेंट स्ट्रेंथन उस तरह से नहीं हुआ। इस दरमियान जो भी वक्फ क्रिएट हुए थे, अब जैसे खास तौर से हम उनके लिए जो स्टेट के इंटरवेंशन को बड़ा अपोज करते हैं हर चीज में, चाहे वो स्टेट लेड बाय व्हाटएवर काइंड ऑफ पॉलिटिकल पार्टी हो, तो वो इस तरह का जो ऑब्जेक्शन होता रहता है। तो यानी 1924 में भी यही हुआ कि उस कुछ अमेंडमेंट्स हुए, लेकिन ये इंस्टीट्यूशन उस तरह से स्ट्रेंथन नहीं हुआ। कुछ जो वक्फ थे उसमें स्टाइपेंड, स्कॉलरशिप या मॉडर्न एजुकेशन का कॉलेज खोलना, जिसमें सबसे बेहतरीन जो मिसाल है हिस्टोरिकली स्पीकिंग वो है हुगली कॉलेज। हुगली में जो क्या कहते हैं, चिंसुरा में हुगली कॉलेज, बर्दवान यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड एक कॉलेज कायम हुआ। ये भी स्टेट इंटरवेंशन से हुआ। कंपनी स्टेट ने इंटरवीन करके कहा कि नहीं, इस वक्फ का वक्फनामा में चाहे जो कुछ रहा हो, मोहसिन साहब ने जो कुछ भी कहा हो, लेकिन स्टेट ने कहा, कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी स्टेट ने, कि नहीं, इससे मॉडर्न एजुकेशन का कॉलेज खुलेगा। और उस कॉलेज से कई नोटेबल एलुमनाई जो है निकले, उसमें हिस्टोरियन एबीएम हबीबुल्ला, यहाँ तक के बंकिम चंद्र चटर्जी भी उसी कॉलेज के पढ़े हुए, उसी वक्फ के कॉलेज से। तो स्टेट इंटरवेंशन से इस तरह का चैरिटी या इस तरह की वेलफेयरिज्म लाई गई। बाद में उसमें फिर जो कलकत्ता के रिफॉर्मिस्ट थे, मोहम्मदन लिटरेरी सोसाइटी वाले लतीफ साहब, अब्दुल लतीफ साहब, तो उन्होंने उसी वक्त के प्रोसीड से फिर उसमें स्टूडेंट्स के लिए स्टाइपेंड, स्कॉलरशिप वगैरह का इंतजाम करवाया। लेकिन ये बात यहाँ पर भी ये आती है कि स्टेट के इंटरवेंशन से ही वहाँ वेलफेयरिज्म ज्यादा मजबूत किया गया, कंपनी स्टेट के ही इससे। खैर, वो तो 19वीं सेंचुरी की बातें, हम लोग 20वीं सदी तक आ चुके थे। आजादी के बाद 1954 में एक्ट बना, और उसके बाद उसमें हम ज्यादा नहीं जा रहे हैं उस लेजिस्लेटिव हिस्ट्री में, लेकिन 1954 से 1995 तक, या 1995 में भी जो कानून बनाया गया उससे भी कितना हम लोग सेटिस्फाइड हो पाए। और फिर उसके बाद सचर कमेटी आई, सचर कमेटी ने उसमें काफी कुछ बताया कि भाई 12,000 करोड़ रुपए की आमदनी हो सकती है, लेकिन काफी कम है। उससे पहले 1978 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में लॉ के एक प्रोफेसर थे जो बाद में मलेशिया चले गए, कुआलालंपुर, वहाँ इस्लामिक यूनिवर्सिटी में वहीं पढ़ाते रहे, वहीं सेटल कर गए। अब कुछ साल पहले उनकी डेथ भी हो गई। तो उनकी एक किताब आई 1978 में, वक्फ एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। एक पतली सी किताब है, बहुत ही वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एकेडमिक इंटरवेंशन है। तो उसमें उन्होंने एक बात बहुत वाजे तौर पर कही, ये 1978 की बुक है, यानी कि रिसर्च उससे पहले का है। उसमें उन्होंने साफ साफ कहा कि 3.5% ही हम एक्चुअलाइज कर रहे हैं पोटेंशियल, यानी वक्फ से जितनी आमदनी होनी चाहिए उसका सिर्फ 3.5% ही उसकी आमदनी हम ले पा रहे हैं। बाकी कहाँ जा रहा है? ये जो पूरी जो ये इसको स्कैम कह लीजिए, तो ये पिलफरेज कहाँ जा रहा है?
कहाँ मतलब जाता रहा। तो ये वक्फ बोर्ड्स को डोमिनेट करने वाले लोग, अदर और दूसरे तरह के जो इलीट्स थे, वो इसमें लूट मचाते रहे, फायदे उठाते रहे, जमीनों को इधर उधर बेचा जाता रहा। और या ये कि उन जमीनों पर बने हुए जो भी मकान थे उस या दुकानें थीं, उसके किराए जो है बहुत ही इनक्रेडिबली लो रखे गए। और ये इस तरह का सिलसिला चलता रहा। अब किसी भी वक्फ की हिस्ट्री देख लीजिए, जैसे बिहार में वन ऑफ द बिगेस्ट वक्फ है सोगरा वक्फ स्टेट, जो नालंदा की एक विडो थी, उन्होंने क्रिएट किया था 1896 में। अब उसका तो मुझे लगता है कि 70-80% उस वक्त का स्टेट जो श्रिंक कर गई। कोई वो 90s में एन सिन्हा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल स्टडीज पटना ने इस पे एक बड़ा कॉन्फ्रेंस कराया था। बाद में वो कॉन्फ्रेंस की प्रोसीडिंग्स सेज से बुक की शक्ल में, एंथोलॉजी की शक्ल में छपी थी। तो उसमें काफी जो डेटा दिया हुआ उस डेटा को देखकर बहुत तकलीफ होती है, काफी तकलीफ होती है कि 70-80% तो लैंडेड जो वो है प्रॉपर्टी है वही इंक्रोच हो गई है, इधर हो गई है, उधर हो गई, पूरी बर्बाद हो गई है। और इस तरह की कहानी हर तरफ है। बस बहुत ही चंद मिसालें हैं जिसमें हम लोग ये दिखा पाते हैं कि वक्फ के, वो भी काफी बाद में हरियाणा वक्फ में और कहीं कहीं जम्मू कश्मीर में एक दो वक्फ से कुछ कॉलेज, कुछ यूनिवर्सिटी, इस तरह की चीजें कायम हो पाई हैं। उनके बल्कि कुछ मिसालें इसमें दे दूं। और वक्फ के करप्शन में इनहेरेंट इतनी बात है कि हाफिज शिराजी ने एक शेर कहा था जिसका मफहूम ये है कि शराब पीना तो बुरी बात है, लेकिन वक्फ क्रिएट करना और बुरी बात है। तो वो वक्फ में करप्शन इस कदर इनहेरेंट है। तो जो वक्फ के बारे में जो कुछ अच्छी बातें कही जा सकती हैं कि जिस पर्पस के लिए वक्फ होना चाहिए और उसी पर्पस के लिए इस्तेमाल किया गया, ये बहुत ऐसी मिसालें बहुत कम मिलती हैं। जिसमें से एक मिसाल हमने मोहसिन के हुगली वक्फ के लिए बताया। और उसके अलावा हरियाणा वक्फ बोर्ड ने नूह में, मेवात में इंजीनियरिंग कॉलेज कायम किया। ये सब 2010 वगैरह के बाद की बात है। जम्मू कश्मीर में अवंतीपुरा में कोई इंजीनियरिंग कॉलेज, कोई यूनिवर्सिटी और इस तरह की चीजें जो कायम हुई, ये सब बहुत रिसेंट बातें हैं। यानी 2010 के बाद की बातें। उससे पहले तक मदारिस तो दिखेंगे, मसाजिद दिखेंगे, कब्रिस्तानें दिखेंगी, लेकिन मॉडर्न एजुकेशन के लिए या स्किल डेवलपमेंट के लिए, एम्प्लॉयबल कोर्सेज के लिए, इस तरह के एजुकेशन या उस तरह की कोई क्वालिटी हेल्थ केयर, इसकी मिसालें बहुत कम मिलेंगी। और जिसकी वजह से वक्फ के लिए बेनिफिशियरीज, एक आम कॉमन पीपुल का जो स्टेक होना चाहिए था, वो स्टेक हम लोग डेवलप नहीं करा पाए। क्योंकि उनको जब उनको वो बेनिफिट्स ही नहीं मिल रहे हैं तो वो उससे आइडेंटिफाई उस तरह से नहीं कर रहे हैं। तो ये एक एलियनेशन रहा। वक्फ के सिलसिले में कुछ कुछ दूसरे तरह की इंटरेस्टिंग बातें भी हैं कि जैसे एक मिसाल है जिसमें बंगाल की एक महिला थी, उन्होंने वक्फ क्रिएट किया, लेकिन उस जो डीड है वो शुरू होता है गॉडेस दुर्गा के नाम में। ये कुछ इंटरेस्टिंग बातें यूं ही बताता चल रहा हूं। उसी तरह तमिलनाडु में वक्फ के मुतवल्ली के लिए जो वर्ड यूज होता है, तमिलनाडु से ये रिसेंट सीरीज ऑफ प्रॉब्लम क्रिएट, वहां वहां धर्मकर्ता कहते हैं। अब इसकी अपनी एक सिग्निफिकेंस है कि वो मुतवल्ली यानी अरबिक वर्ड ना यूज करके या पर्शियन वर्ड ना यूज करके धर्मकर्ता यूज कर रहे हैं, यानी इससे इंडिजिनिटी का पता चलता है। बरेली में वक्फ है जो एक तवाइफ ने क्रिएट किया था, नजीबन नाम था। तो यानी कि वक्फ क्रिएशन में बहुत तरह के लोगों का रहा है, दिया गया है। वक्फ के सिलसिले में जो जो रिएक्शनरी फोर्सेस ने या मेजॉरिटेरियन फोर्सेस ने जो बातें उठाई हैं, जिसमें एक प्रोपेगेंडा ये भी रहा है कि इसके पास तो डिफेंस और रेल के बाद सबसे ज्यादा लैंडेड एसेट है।
अब उसमें ये लोग ये बात भूल जाते हैं कि हर विलेज कम्युनिटी के पास कब्रिस्तान है, मस्जिद किसी प्लॉट ऑफ लैंड पर है। तो और उसके मेंटेनेंस की कोई सूरत नहीं है, उन चीजों की बहुत ज्यादा मेंटेनेंस के लिए इतना कोई रेवेन्यू ऐसा नहीं आ रहा है कि जिससे वो मस्जिद की बहुत अच्छी इमारत खड़ी कर लें या कुछ कर लें। अब उस तरह के लैंड के क्वांटम को भी कैलकुलेट करके क्वांटिटेटिव टर्म्स में एक माहौल बना दिया गया कि अरे ये तो ऐसा लग रहा है कि सारी जमीनें इन्हीं की हैं। ये जो प्रोपेगेंडा है मेजॉरिटेरियन फोर्सेस की तरफ से, इस प्रोपेगेंडा में एक सिमिलैरिटी है इजराइल की पॉलिटिक्स से, और मुझे लगता है कि हम लोगों को इस बात की तरफ ध्यान देना चाहिए। टॉक खत्म होने के बाद वैसा एक रिसर्च पेपर जो कि ऑर्डिनरी है लेकिन सिग्निफिकेंट है, वो रिसर्च पेपर हम ग्रुप पे भी शेयर कर लेंगे, पीडीएफ उसका। ये इजराइल में जो जिस तरह से इसको बनाया जा रहा है और बनाया जाता रहा है कि लैंड से ही बिलोंगिंगनेस लिंक्ड है, और बिलोंगिंगनेस, सॉइल के बिलोंगिंगनेस से सिटीजनशिप की स्ट्रेंथ जो है या इंटाइटलमेंट वो लिंक कर दी गई है। तो लैंड छीन लेने पर आपकी वो हिस्ट्री, वो मेमोरी और वो बिलोंगिंगनेस भी वो छीनते हैं। तो ये इजराइल के जायनिस्ट प्रोजेक्ट का ये एक तरह से एक्सटेंशन है। और हमारी जो अभी इंडिया की जो अभी डिस्पेंसेशन है वो उससे काफी काफी वो इमुलेट करती हुई दिख रही है। मतलब इसमें भी क्या कहते हैं, वक्फ को लेकर के भी, क्योंकि वहां भी पैलेस्टीन के टेरिटरी में जो भी वक्फे आम वाली जमीनें थी तो उसको इन्होंने कहा कि गॉड इज एन एब्सेंटी टू। तो जो वक्फ अल्लाह वाली जितनी जमीनें हैं अब वो स्टेट ऑफ इजराइल की जमीन हो गई, और उन्होंने ले लिया। लेकर वो ऐसा नहीं है कि उसके लिए वो पैलेस्टीनियन अरब्स के लिए वो कर रहे हैं, उसके प्रोसीड्स को खर्च कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। सीधे सीधे वो उसको एक तरह से हड़प कर लेना कहिए, वो कर ले रहे हैं। तो ये एक हैथम सुलेमान और रॉबर्ट होम का एक रिसर्च है, और टाइटल है गॉड इज एन एब्सेंटी टू, द ट्रीटमेंट ऑफ वक्फ दैट इज इस्लामिक ट्रस्ट लैंड इन इजराइल स्लैश पैलेस्टीन। इस एस्से में, मतलब ये एस्से पढ़ा जाना चाहिए, हम लोगों को पढ़ना चाहिए, जिससे कि कुछ बातें समझ में आएंगी। क्रिस्टोफ जेफरेलो बार बार ये कहते रहे हैं कि बाई नेशनल नेशनलिज्म, टू ग्रेड्स ऑफ सिटीजनशिप जो है, जो इंडिया में भी लाने की कोशिश की जा रही है, वो इजराइल का ही एमुलेशन है। और जिस तरह से वर्ल्ड पावर्स को बाई नेशनल नेशनलिज्म से प्रॉब्लम नहीं है, इजराइल के इस अरेंजमेंट से प्रॉब्लम नहीं है, तो इंडिया के भी इस अरेंजमेंट से, इंडिया जिस तरफ तेजी से बढ़ रही है, इस अरेंजमेंट से प्रॉब्लम नहीं होगी, इस बाई नेशनल नेशनलिज्म से। ये ज्यादा ट्रेजिक बात है कि हम वर्ल्ड ओपिनियन भी उस तरह से नहीं मोबिलाइज कर पाएंगे। तो ये वक्फ में भी इसी तरह की पॉलिटिक्स, जो मेजोरिटेरियन पॉलिटिक्स वहां चल रही है, वो उसको यहाँ इमुलेट करता हुआ मतलब साफ साफ दिख रहा है। तो इसमें इसीलिए अभी जो बिल बनाया गया, और उस पर हालांकि कपिल सिब्बल साहब ने इसको तो ज्यादा वाजे तौर से अपने कई वीडियो चैट्स में कहा है कि जिस दिन वो राज्यसभा में वो खुद इंटरवीन कर रहे थे इस बिल को लेकर के, उस दिन तक उनको भी पता नहीं था, यानी सभी पूरे ऑपोजिशन को डार्क में रखा गया। उनको ये नहीं बताया गया कि जैसे बहुत सारी वक्फ प्रॉपर्टीज जो थी वो प्रोटेक्टेड थी मोन्यूमेंट्स एक्ट, जो करजन के टाइम का जो बना था, एंशिएंट मोन्यूमेंट्स प्रिजर्वेशन एक्ट करके 1904 का जो एक्ट है, उसके तहत बहुत सी इमारतें और बहुत सी जायदादें महफूज हो जाती थी। इन्होंने उसको उसमें भी एक प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया है कि उसको भी वो स्टेट ले लेगी, यानी कि वो उसको वक्फ रहने ही नहीं देंगे। तो वो जो डबल प्रोटेक्शन था, और इसके तहत कुछ कुछ एक 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 वे आउट रहता
कि कोर्ट में ये किया जाता, उसको भी इन्होंने कॉम्प्लिकेट कर दिया, जिसको ज्यादा क्लैरिटी से तो सिब्बल साहब ने बता दिया है। ज्यादा इंपॉर्टेंट बात हम लोगों के लिए ये है कि अब जिस हालत में हम लोग पहुंचे हैं वो ये है कि इन्होंने तो कानून बना दिया, और कानून जब जब तक ये बिल डिबेट के डोमेन में थी, यानी कानून बनने से पहले के स्टेज में, वही एक स्टैंडर्ड रिएक्शन था कि जिस तरह से हम पर्सनल लॉ में नहीं इंटरवीन करने देंगे, उसमें नहीं रिफॉर्म करने देंगे, लीगल एडमिनिस्ट्रेशन में, एमयू में नहीं करने देंगे, और हम उसका एब्यूज भी करते रहेंगे। यानी हम खुद रिफॉर्म नहीं करेंगे और स्टेट को भी इंटरफेयर नहीं करने देंगे। ये सारी प्रॉब्लम तो थी ही। अब ये वक्त को लेकर के भी यही आ गई कि 2013 में जो एक्ट बना और उसमें जो हमारे डिससेटिस्फैक्शंस थे, उस पर हम लोगों ने पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन नहीं किया। नहीं करने की एक प्रैक्टिकल वजह भी होगी कि 2013 में ये कानून बना और 2014 में दूसरी रिजीम आ गई, तो आप उस इशू पे मेजर मोबिलाइजेशन या वो प्रायोरिटी नहीं हो सकती थी, उस तरह से मोबिलाइजेशन नहीं किया जा सकता था, उसके दूसरे इम्प्लीकेशंस होते, या जो भी मजबूरियां रही हों। लेकिन इन तमाम मजबूरियों को हम पूरी तरह से जस्टिफिकेशन के तौर पर नहीं ले सकते कि हम अपनी जानिब से किसी भी, जैसे अभी जैसे ही बिल प्रपोज हुआ, जिस तरह का मास एजिटेशन, स्ट्रीट प्रोटेस्ट शुरू हुआ, इससे पहले कभी वक्फ लूट को सेंट्रल इशू बनाकर उस तरह का मास मोबिलाइजेशन कभी नहीं हो सका। क्योंकि अक्सर ये होता है कि हम ये कहते हैं कि ये वक्त सही नहीं है किसी भी मामले में, चाहे वो पर्सनल लॉ के रिफॉर्म का सवाल हो या कोई और सवाल हो। हम हर बार यही कहते हैं कि यानी प्रोग्रेसिव्स के बड़े सेक्शन, अभी ये मुनासिब वक्त नहीं है, तो कब आएगा मुनासिब वक्त? और इस चक्कर में हम जो अभी ये हुआ कि अब हम अपना रिफॉर्म जो हम प्रपोज करते वो भी नहीं कर पाए, तब तक जो है दूसरी फोर्स आकर एक दूसरे तरह का कानून बना दी जो एक्सेप्टेबल नहीं है। तो एक सबक हम लोग इस झटके से ये सीखते हैं, ये जो झटका लगा कि टाला ना जाए, जो भी हमें जिस तरह के डिजायरेबल रिफॉर्म्स किसी भी कानून में या किसी इसमें चाहिए, उसको टाला ना जाए, उसको डेफर ना किया जाए किसी भी प्रिटेक्स्ट पर, बल्कि हमें जो बात कहनी है वो कभी वक्त मुनासिब वक्त, सो कॉल्ड मुनासिब वक्त कभी आएगा ही नहीं, आने ही नहीं दिया जाएगा, और उस चक्कर में वो डेफर होता रहेगा। तो डेफर न होने दिया जाए, और हम लोगों को एक 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 ड्राफ्ट बिल पहले ही ला देना था कि ठीक है बीजेपी अपना ऐसा बिल ला रही, लेकिन हम सिर्फ रिएक्टिव हो रहे थे कि उनके इस क्लॉज को कर रहे थे, हम लोग सिलेक्ट कर रहे थे। ठीक है, उनके क्लॉज को सिलेक्ट करके ही हम रिबट करते और अपना ये लाते, लेकिन हम एक 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 कोहेरेंट ड्राफ्ट तैयार करते कि भाई हमारी जानिब से ये ड्राफ्ट है, सीधे सीधे। और वो ड्राफ्ट हो सकता है गया हो, वहां जमा हुआ हो, लेकिन अब जो कई तरह की तंजीमें इसमें कूद गई हैं, और उन तंजीमों के रद्द अमल से एक अजीब परेशानी आ रही, जैसे कि अभी सुप्रीम कोर्ट में पिटिशनर है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी, तो उनके तो जो प्रायोरिटीज हैं वो अजीब तरह के होते हैं। खैर अभी चले, वो सुप्रीम कोर्ट गए, अब ये खुद पिटिशनर हैं, खुद ही ताल कटोरा स्टेडियम में ताल भी ठोक रहे हैं। अब ये प्रोप्राइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना मुनासिब है या नहीं है, इन्होंने मुनासिब वकीलों से मुनासिब मशवरे लिए हैं या नहीं लिए हैं, या क्या है, उनकी तो दुनिया कुछ दूसरे तरह की है, कुछ समझ में नहीं आता है। तो हम लोगों को बहुत वाज़ेह तौर पर एक एक कोहेरेंट ड्राफ्ट बिल तैयार किया जाए, देर हो गई है लेकिन फिर भी तैयार करके कोहेरेंट ये दिया जाए कि भाई हम इस तरह की तब्दीली चाहते हैं जिसमें वक्फ के लूट वाले उनसुर पे ज्यादा, उस एस्पेक्ट पर हमारा ज्यादा इम्फेसिस होना चाहिए कि हम इस तरह के लूट है, इसको एक्नॉलेज कीजिए, आर्टिकुलेट किया जाए, और इसको रोकने के लिए कानून कैसे, रोकने के तरीके क्या होंगे, किस तरह के कानून या एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट का प्रपोजल डालने से
लूट को मिनिमाइज किया जा सकता है, इसकी बात हो, जिसमें के खास तौर से लैंडेड एसेट्स जो हैं उनका डिजिटल रिकॉर्ड हो। मैं अभी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के ही कैंपस में, मैंने नौकरी भी करता हूँ, इसी कैंपस में रहता हूँ यूनिवर्सिटी क्वार्टर्स में, और यहीं एमए पीएचडी भी किया, तो तालिब इल्मी के जमाने से हूँ। मैं तो सिर्फ एमयू के अंदर कई जगह स्टूडेंट लाइफ में मैं देखा कि बड़ा प्लॉट ऑफ लैंड है, उस पर लिखा हुआ है कि ये फलां वक्फ की जमीन है जो एमयू को दे दी गई है, और वो गायब हो गई, वो साइन बोर्ड गायब हुआ, जमीन पे कब्जा हो गया, इसने बेच दिया, उसने बेच दिया, मुकदमा हुआ, मुकदमा को हार जाया गया, वो सब। और फिर उसको अभी जामिया मिलिया में भी उस तरह की जमीन का ये था, गर्चे वो वक्फ की जमीन नहीं थी, लेकिन अब एमयू में ही वक्फ की एक जमीन का मामला जो बहुत ही पेनफुल और रिडिकुलस है, पेनफुल भी है रिडिकुलस भी है, दो ऑक्सीमोरोनिक में कैफियत बता रहा हूं, कि एक रेजिडेंशियल हॉल है, स्टूडेंट रेजिडेंशियल हॉल यहाँ अलीगढ़ में, वो जिस जमीन पर, वो इंजीनियरिंग कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए, वो जिस जमीन पर बनी है वो जमीन वक्फ की जमीन है, जो यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर थे और बहुत नोटेड फिजिसिस्ट थे, चौधरी वली मोहम्मद। तो उन्होंने बहुत सारी जमीनें दी हैं, जिसका पता नहीं कितना रिकॉर्ड यूनिवर्सिटी अब तक महफूज रखी है, मुझे नहीं पता, लेकिन ये जिस जमीन पर ये इंजीनियरिंग के लिए ये हॉल बना हुआ है, स्टूडेंट्स रेजिडेंशियल हॉल, जो हम समझते हैं कि 600 स्टूडेंट को वो हाउस करता होगा, अब उस वो कोई नहीं जानता है कि ये जमीन चौधरी वली मोहम्मद नोटेड फिजिसिस्ट ने वक्फ की थी एमयू के लिए, कोई नहीं जानता है। उस रेजिडेंशियल हॉल का नाम जिन साहब के नाम है, उन्होंने दूसरे एलुमनाई से और औरों से उन्होंने फंड लिया, और फंड लाके यूनिवर्सिटी को दिया कि आप रेजिडेंशियल हॉल बनाइए, लेकिन वो फंड के मोबिलाइजर होने की वजह से उन्होंने ये इंसिस्ट किया कि मेरे नाम से होगा, और उनके नाम से ये बन गया, नदीम तरीन उनका नाम है, तो नदीम तरीन हॉल करके वो हॉल है। इसमें नदीम तरीन का डोनेशन बहुत मिनिमम है, डोनेशन बहुत सारे लोगों का है इमारत बनाने के लिए, और जमीन वक्फ है चौधरी वली मोहम्मद नोटेड फिजिसिस्ट, उनका नाम ही गायब हो गया। ऐसी और भी वक्फ की जमीनें हैं, यूनिवर्सिटी ने रिकॉर्ड कितना महफूज किया है भाई, यूनिवर्सिटी अपने वेबसाइट पे भी वो रिकॉर्ड रख सकती है, जिससे कि बाद में वो गायब ना हो जाए, यानी रिकॉर्ड भी गायब हो जाती है और जमीन भी गायब हो जाती है, रिकॉर्ड और प्लॉट दोनों। तो इस तरह से हर जिले में या हर तहसील में, हर थाने में, हर प्रखंड में, जहां जहां भी वक्फ है, जैसे रजिस्टर्ड, अनरजिस्टर्ड या वक्फ बाय यूजर, तो इन सब को अब रिकॉर्ड पे लाने का काम किया जाना चाहिए, और इसके लिए पूरी मुहिम छेड़नी होगी, वरना अब जो जिस तरह की कम्युनलिज्म ऑपरेट हो रही है, उसको एवरीडे कम्युनलिज्म सुधा पाई ने कहा है कि कहीं भी किसी भी छोटे से इशू को उठाओ और वहां पे एक कम्युनल पोलराइजेशन क्रिएट कर दो, टेंशन क्रिएट करो, जरूरी नहीं कि वायलेंस हो, बस सिर्फ टेंशन से पोलराइजेशन कर लो, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स स्ट्रेंथन हो गई, और ऐसे चलता रहता है। और ये माहौल अब हर जगह दिख रहा है। मसलन आपने आउटलुक का वो मजमून हमारा पढ़ा, हमने अपने गांव की ही मिसाल दी है कि वहां किस तरह से पूरा एक बॉइलिंग पॉट रख दिया गया है। ये ऐसा हर जगह है, बेशतर जगहों पर है कि तो अब इन सब का वो जो रिटेननेस और ओरैलिटी का जो झगड़ा था, कि सर सैयद रिटेननेस की बात कर रहे थे और ओरैलिटी पे ही टिक गए जिना, वो प्रॉब्लम हम लोग को आज तक हम लोग का पीछा कर रही है। तो एक तो ये तमाम स्टेट्स और एसेट्स के जो रिकॉर्ड हैं, वो रिकॉर्ड कीपिंग दुरुस्त की जाए, और उससे जो प्रोसीड्स आएंगे, यूजुफ्रक्ट आएंगे, इसका भी एस्टिमेशन होना चाहिए, और वो रिकॉर्ड पर आए, वो डिटेल्ड, जो जिसकी बात सर सैयद करते थे कि डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन हो। तो हम अभी भी उस तरह का कोई डिस्क्रिप्शन, उस तरह के रिकॉर्ड्स नहीं है, और इस कानून से तो बिल्कुल ही वल्नरेबल हो गया हुआ है कि वो पूरा ही चला जाएगा, जो वन ऑफ द मोस्ट
प्रोमिनेंट एग्जाम्पल है वो अंतिलिया हाउस का है। अब वो शायद वो चूंकि बोहरा वक्फ है शायद, और वो वक्फ बोर्ड के हिस्से में नहीं आता है, तो इसलिए वक्फ बोर्ड नहीं लिटिगेंट बनी, या क्या हुआ, बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे एस्पेक्ट होंगे। तो वो तफसीलात मुझसे ज़्यादा, ये अभी सुनने वालों में काफ़ी सारे लोग मुझसे ज़्यादा जानते होंगे इन चीज़ों पर। लेकिन अब मजीद ताखिर नहीं की जानी चाहिए। हालांकि अब तो इसको रिकॉर्ड पे लाने के लिए भी जो कोशिशें होंगी, अगर यही कानून बना रहा तो वो भी एक मसला आएगा कि जहां नहीं भी अटेंशन उनका जा रहा है वहां चला जाएगा और वो कुछ कुछ होने लगेगा। तो इसका इसका वे आउट क्या होगा, ये बहुत कॉम्प्लिकेट हो चला है और बहुत ही पेसिमिस्टिक सिनेरियो होता चला जा रहा है। तो इसका कोई वे आउट, यानी काफी गौर फिक्र करके कोई वे आउट निकाला जाना चाहिए कि इसमें और क्या किया जा सकता है। बाकी तो ये ठीक है, वो जेंडर कास्ट के बेसिस पे रिप्रेजेंटेशन की जो बातें हैं उसको मोर साइंटिफिक और मोर ये बनाया जाए, चेक एंड बैलेंस वगैरह का सिस्टम जो है वो प्रपोज किया जाए। लेकिन उससे भी बड़ा प्रैक्टिकल डिफिकल्टी तो अभी ये है कि अगर सुप्रीम कोर्ट से इस कानून को अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं डिक्लेयर किया गया इस रिव्यू में, तो फिर क्या होगा। यानी जो कानून बन चुका है वो कानून कायम दायम हो जाएगा, तब तो फिर एक ही सूरत रहेगी कि जब कभी रिजीम बदलेगी तो फिर से री लेजिस्लेशन होगा और उसमें रिफॉर्म्स जो भी डिजायरेबल चेंजेस लाने हैं वो लाई जाएगी। तो वो तो बाद की बात है, लेकिन सरे दस्त अभी क्या किया जाएगा। हमने अगस्त 2024 में जो कोशिश की थी लिखने की, उसमें हमने कुछ कुछ ब्रॉड टेंटेटिव जो है लाउड थिंकिंग के लिए कुछ सजेशंस डाले थे कि उसमें वक्फ का उस वक्त तो चूंकि कानून नहीं बना था तो सजेशन देने में बहुत ऑप्टिमिस्ट था कि शायद ये सुन लिया जाए, कुछ सुन लिया जाए, तो उस तरह की बातें की गई थी कि भाई ऑडिटिंग करवाइए इनकम की, वक्फ क्रिएटर को ठीक से मेमोरियलाइज किया जाए, मुतवल्ली के अपॉइंटमेंट को, उनके पावर को, फंक्शन को, टेन्योर को, उनके पूरे ओवरऑल रोल को बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिवली डिफाइन करके उसको लाया जाए, अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म बढ़ाया जाए, ऑडिट बढ़ा का मोर इंटेंस ऑडिटिंग हो, डिजिटल ट्रांसपेरेंसी लाया जाए। लेकिन इन सब के अलावा जो सेंट्रल कंसर्न है, सेंट्रल ऑब्जेक्टिव है जो वक्फ का, के चैरिटेबल एक्टिविटीज, एजुकेशन, हेल्थ केयर, म्यूनिसिपल सिविक एम्यूनिटीज वगैरह, इन सब की तरफ, यानी रिसोर्स का ऑप्टिमम वो जो है एक्सट्रैक्शन हो रिसोर्स का, और फिर उस रिसोर्स को हम चैनलाइज करें ट्रूली चैरिटेबल पर्पसेस के लिए, इसकी तरफ देखना होगा। ऐसे मौके से एक जो बहुत बड़ी गलती जो हुई है वो इस मौके से भी रिलेवेंट हो जाती है, जो 1986 में जो किया गया, जिसमें पर्सनल लॉ बोर्ड जो है राजीव गांधी को जाके खूब अच्छे से मिसलीड करने में सक्सेसफुल हुई। राजीव गांधी से कानून जिस तरह का बनवाया वो तो चलिए सब अलग बातें हैं। उसमें एक बात ये थी कि मौलाना अबुल हसन अली नदवी वो खुद अपनी ऑटोबायोग्राफी में इसको रिकॉर्ड करते हैं, कहते हैं कि उन्होंने किस किस तरह से राजीव गांधी को, मतलब अगर उनके पूरे अल्फाज को का तर्जुमा ठीक से किया जाए तो यही निकल के आएगा कि मैं राजीव गांधी को उल्लू बनाने में कामयाब हुआ, यही तर्जुमा निकल के आएगा। तो उसमें उन्होंने राजीव गांधी से ये वादा किया था कि देखो मेंटेनेंस तो तलाक देने वाले शौहरों पर मत डालो। तो फिर राजीव गांधी ने सवाल किया तो फिर ऐसी जो बेसहारा औरतें हैं उनका क्या होगा। उन्होंने कहा वक्फ है और वक्फ के रिसोर्सेज से हम उनको पेंशन देंगे एंड दैट विल बी टेकन केयर ऑफ। तो भाई ये बात वो 1986 में कह रहे थे और उन्होंने अपनी इस बात को 1988 में अपने मेमोयर में लाके रख दिया। मेमोयर छपने के 11 साल बाद तक वो जिंदा रहे, 99 तक। कौम ने उनसे पूछा नहीं।
99 के बाद अब हम लोग 2025 में बैठे हैं, आज तक उनसे पूछा नहीं जा रहा है। जब भी मैं सोशल मीडिया पर उनके मेमोयर का जिक्र करता हूं, लोग भाग जाते हैं, कुछ नहीं बोलते। यानी उनके मतलब अल्लाह पे सवाल ना हो, रसूल पे सवाल ना हो, उनके अली मियां नदवी पे भी सवाल ना हो कि भाई आपने वक्फ के इनकम से आप उनको देने की बात कर रहे थे, कहाँ गए वो प्रोविजन, कहाँ गया? अब वक्फ कितना दे पाता नहीं दे पाता, वक्फ ही क्यों दे, वो 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 शौहर क्यों नहीं देगा जो तलाक दे रहा है? ये तो अपने आप में आज भी सवाल है, क्योंकि मोदी सरकार ने भी तो बस क्रिमिनलाइज करके काम चला ली। क्रिमिनलाइजेशन ठीक है, जाती तौर से मुझे उसमें बहुत कुछ बुरा नहीं दिखता, बल्कि मैंने आसपास की 2-4 मिसालें देखी हैं कि उस क्रिमिनलाइजेशन की वजह से कुछ डेटरेंस इफेक्ट हुआ है, या डेटरेंस ना भी हुआ हो तो कम से कम ये कि एयरिंग, उसको कुछ सजा तो मिली, 6 महीना जेल तो रह के आया, 6 महीने जेल तो रह के आया। तो क्रिमिनलाइजेशन से प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मेंटेनेंस का एलिमेंट तो स्ट्रेंथन किया नहीं उसके। तो ये जो ये बातें सो कॉल्ड मुस्लिम फ्रेंडली या सेकुलर पार्टीज को भी सोचनी होंगी, और कम्युनिटी के डिफरेंट जो आइडियोलॉजिकल सेगमेंट्स हैं वो भी अपने अंदर ये इंट्रोस्पेक्शन करें कि ऐसे तमाम प्रॉब्लम से का सोल्यूशन इनके पास क्या है। ये सिर्फ महज इतना नहीं है, यानी ठीक है मेजोरिटेरियन रिजिम बहुत स्ट्रांग हो गई तो अपने तरह का बहुत ही उस तरह का कानून बनाने में वो कामयाब हो गए, बुलडोजर की तरह से, बुलडोजर चलाने की तरह से उन्होंने कानून भी उसी तरह का बना लिया, यहाँ तक तो सही है। लेकिन ये बात भी तो सही है कि वक्फ से, वक्फ में कॉमन पीपुल का जो स्टेक होना चाहिए वो वैसा स्टेक ही नहीं महसूस करता है, क्योंकि उनको जो बेनिफिट मिलना चाहिए था उस डिप्राइव्ड सेगमेंट्स को, उनको उससे मिला ही नहीं है। तो उस इंस्टीट्यूशन के होने ना होने से वो बहुत ज्यादा उनको फर्क नहीं पड़ता है। अब ये और बात है कि कम्युनिटी को उनकी जो एक खास तरह की लीडरशिप है वो मोबिलाइजेशन करने में आज भी कामयाब हो जा रही है। वो गली गली पिछले कुछ महीनों में गली गली प्रोटेस्ट निकालने में भीड़ भीड़ कुछ दिखी तो है, लेकिन ऐसी भीड़ इस कानून के प्रपोजल, ये बिल के प्रपोज होने से पहले एंड इन इश्यूज पे कहाँ आ पा रही थी कि हाँ वक्फ का इंस्टीट्यूशन जो है वो स्ट्रेंथन हो, इस तरह का नहीं हो पा रहा था। तो अभी हम लोग, अब हमारी समझ से अब तो हम लोग एक एक ये इंतजार करें कि भाई कोर्ट में जाती तौर से मैं कोर्ट से बहुत पुरुम्मीद नहीं हूँ, क्योंकि कोर्ट ने दो सवाल पूछ दिए, एटलीस्ट 40 प्रोविजंस पिटिशन में डाले होंगे, 37 प्रोविजंस को खत्म कर दिया, 3 प्रोविजंस पे कहा तुम रिप्लाई दो, और रिप्लाई में क्या मांगा है? वो इसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस के लॉजिक में फंसा के वो कहेगा कि नहीं साहब, हमारा मंदिर जो है वो तो, वो मंदिर खुद लैंड ओन करता है, मस्जिद थोड़ी लैंड ओन करती है, मस्जिद तो प्लॉट के किसी कॉर्नर पे इमारत की तरह होती है, तो वो ओनर नहीं है। और इसलिए इस तरह का कुछ कुछ वो लॉजिक दे के अगर अगर मतलब जो डिस्पेंसेशन है उसको खुश कर सकती है या जो भी है, वो तो हम लोग क्या होगा उस पर स्पेकुलेट करने की जरूरत नहीं है। जो लीगल माइंड्स हैं दे कैन स्पेकुलेट, लेकिन हमारे सामने, जाती तौर से मेरे सामने अब ये एक सवालिया निशान बनकर खड़ा है कि अगर कोर्ट से ये स्ट्राइक डाउन नहीं हुआ ये लेजिस्लेशन, तो इस तरह के स्ट्रॉन्ग मेजोरिटेरियन रिजीम में अब आगे क्या होगा? क्योंकि जब तक ये कानून नहीं बना था तब तक तो हम लोग ये बात कर रहे थे कि हाँ इस तरह के रिफॉर्म्स एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब वक्फ मैनेजमेंट के लेवल पे ये सब कर दिए जाए तो हो जाएगा। लेकिन अगर कोर्ट ने उस तरह से नहीं किया तो क्या होगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और अभी इस सवाल का जवाब काफी सोचने के बाद भी मैं ढूंढ नहीं पाया हूँ, कोशिश जारी है। शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सज्जाद साहब। आपने जो है तो पूरा एक जो कैनवस जो हमारे सामने उस पर जो स्केच करके रख दिया, तो हिस्ट्री भी समझ में आई,
आज की सिचुएशन भी समझ में आई, और अभी हम जिस मुकाम पे खड़े हैं वहां पे करें तो क्या करें वो भी थोड़ा मुश्किल ही सवाल है, खास तौर से अगर कोर्ट ने जो है तो पास कर दिया है इसको या अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर न किया, एक दो पॉइंट यहाँ वहाँ तरमीम करके, जी तो उस वक्त क्या करेंगे उसका जवाब तो अब मेरे ख्याल से हम सब में के पास कहीं भी किसी के पास भी नहीं। जी जी मैं और वो कब होगा वो भी जो तो स्पेकुलेट वो लीगल माइंड करें जो है तो हम स्पेकुलेशन से हमारा कुछ निकलने वाला नहीं है। जी तो मुझे लगता है कि ये आपका जो एक आइडिया था कि कम से कम हमारी समझ के लिए, क्योंकि हमको हमारी मोटी समझ, हमारी समझ मतलब हम सब आमतौर से जी 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 मोटी समझ ये है कि भाई वो जो था वो जमीन पे जो हो रहा था वो बहुत गलत हो रहा था, मगर ये जो लाए हैं तो ये तो इनकी सियासत उसमें ज्यादा है, वो प्रॉब्लम का सलूशन वहां पे नहीं दिखता बल्कि नए प्रॉब्लम खड़ा कर रहा है। तो कम से कम क्या हो सकता था के बारे में आप जो एक ड्राफ्ट की बात कर रहे हैं, क्या ये मुमकिन है कि आज भी हम लोग जो है तो इस तरफ जो है तो एक कोशिश शुरू करें, वो आप जैसे लोग ही करेंगे, तो उससे कम से कम हमारे जहनों में क्लैरिटी आएगी, कुछ प्रोग्रेसिव फोर्सेस के बीच में भी हम इंटरेक्शन करके उन तक वो बातें समझाने पहुंचाने की कोशिश करेंगे, और जो है तो अब ये कोर्ट में क्या होगा और फिर एक्ट का अमेंडमेंट का क्या होगा, जब जब होगा तब होगा, तब तक कम से कम ये तो हमारी तरफ से हो जाए। इसमें मेरा एक सवाल ये भी है कि ये जो आपने कहा ना कि बहुत सारा तो लुट लुट चुका है, अब ना डॉक्यूमेंट है ना प्रॉपर्टी बची है, तो अभी भी कुछ बचा हुआ है क्या आपके एस्टिमेट में जो कि जो है तो दैट कैन बी सैल्वेज्ड फॉर चैरिटेबल वेलफेयर पर्पसेस, एजुकेशनल पर्पसेस, मेडिकल एक्सेट्रा जो आपने बात की है, जी 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 तो ऐसा है कुछ बचा हुआ जिसके लिए कुछ किया जा हाँ सके? अब भी काफी कुछ बचा हुआ है, जिसे जो भी बचा हुआ है उसे बचाने की कोशिशें होनी चाहिए, और उसको डिजिटाइजेशन या जो भी मैकेनिज्म है एसेट्स जी को, स्टेट्स को बचाने की, वो होनी चाहिए। यानी वो पूरी होती तो भी वही कोशिश करनी है। अब अगर 30% बची है, 20% बची, जो बची है उसे बचा लिया जाए। जी जी तो जी और ये मुझे अब भी लगता है कि पॉलिटिकली एंड अदरवाइज इट विल स्टिल सर्व अ पर्पस के हम एक कॉम्प्रिहेंसिव ड्राफ्ट लाएं, जो जो कानून बनने के पहले के सिनेरियो में वो हमारा पैरेलल ड्राफ्ट बिल कहलाता, जी ड्राफ्टेड बाय पीपल्स और थिंकिंग माइंड्स और व्हाट एवर जो भी कह लीजिए। जी जी तो वो अब भी ये पर्पस सर्व करेगा, जस्ट फॉर द सेक ऑफ हिस्टोरिकल रिकॉर्ड, कि भाई ये ताकि जब कभी रिजीम चेंज होगा तो उस रिजीम से जो कानून हम बनवाएंगे, उस कानून के बनने में, यानी इस कानून की तरमीम जब करवाएंगे, तो उस तरमीम करवाने में ये जो ड्राफ्ट होगा अभी का, वो ड्राफ्ट हेल्पफुल ऐसा ना हो कि रिजीम आ जाए और हमारे पास कोई मसवदा ही ना हो। जी जी, वो आपने बहुत अहम बात कही। उसके साथ साथ मैं ये भी जी जोड़ दूं कि आज की सिचुएशन में क्या है कि एक तरफ ओवैसी और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है जी जो कहते हैं जैसा है वो सब ठीक है, तो किसी को कुछ जो है तो मदाखलत की जरूरत नहीं है या इजाजत नहीं है। दूसरी तरफ सरकार अपना कहता है, तो हमारे आप जैसे लोगों से लोग पूछते हैं कि भाई आपको वो भी नहीं चाहिए ये भी नहीं चाहिए, तो आपको क्या चाहिए? तो ये जो ड्राफ्ट की बात हो रही है हमको वो चाहिए जो है तो हमारे लिए भी बात करने के लिए, डिस्कशन को आगे बढ़ाने के लिए छोटे बड़े ग्रुप में जो है तो काफी आसानी होगी। तो आने वाले दिनों में हम उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करें, एक्सप्लोर जी करेंगे जी आपसे कैसे किया जी जाए। बेहतर है। नाउ द फ्लोर इज ओपन टू एवरीबडी, आप में से जो भी कुछ कमेंट करना चाहें, सवाल पूछना चाहें, जी जी मोस्ट वेलकम। आप जरा जो है तो अपने अगर हाथ उठा दें जो सवाल कुछ कहना चाह रहे हैं तो मैं उनको इनवाइट करूं। अस्करी आप कुछ कहना चाहते हैं? अनम्यूट कर लीजिए अस्करी, अनम्यूट करिए। Unmute, unmute. यू आर स्टिल म्यूट, यू आर स्टिल ऑन म्यूट। हाँ अब ठीक है। हाँ ठीक। जी अब आवाज आ रही है। मेरा लगता है वीडियो लग गया है। नहीं,
या ठीक है? नहीं, अब चलिए छोड़िए, आपकी वीडियो आवाज का आ अच्छा रही कुछ है। नहीं। आ रही बराबर आ हाँ। रही। अच्छा, मैं दो तीन चीजें मुझे ये कहनी थी जी कि एक तो जो है सज्जाद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जिस अरे तरह से आपने सारी चीजें सामने रखी, हम लोगों में, सभी लोगों में, मुझे मुझे लगता है कि जितने भी लोग सुन रहे हैं वो इस मामले को लेके काफी सोचते रहे हैं, पढ़ते रहे हैं। लेकिन जाहिर है कि आपने एक पूरा सिनारियो जो है, जो जिस तरह से डेवलप हुआ है, क्या क्या पास में हुआ है, कैसे अभी हो रहा है और आगे क्या करना चाहिए, ये एक बहुत अच्छी कंप्रेहेंसिव एक आपने तस्वीर रखी है सामने। उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक और दूसरा ये है कि मैंने भी जो कुछ अभी तक पढ़ा है, या जो वीडियोज हैं यूट्यूब पे लॉयर्स के खास करके, उसमें उनका ये कहना है कि जो, अच्छा, हाँ, एक मिनट, मैं एक पहले आपने हरियाणा वक्फ बोर्ड का जिक्र किया था। जी तो बहुत अरसा हो गया तब ये SY कुरैशी जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी रहे थे, जी तो वो उस जमाने में यहाँ दिल्ली में रेजिडेंट कमिश्नर, ये हरियाणा काडर के IAS ऑफिसर हैं, जी जी और यहाँ रेजिडेंट कमिश्नर थे दिल्ली के अंदर। जी जी और इनके पास वक्त का भी पोर्टफोलियो था वहाँ, मतलब हरियाणा गवर्नमेंट की जी तरफ से। जी तो एक दिन इन्होंने मुझसे कहा कि भाई कोई मुझे एक कोई ऐसा IAS अफसर हो जो कि थोड़ा डायनेमिक हो और कुछ करने की उसमें, मतलब वो कुछ करना चाहता हो कौम जी के लिए भी और मुल्क के लिए भी। और थोड़ा उसको कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव वो भी एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। तो खैर, मैंने एक मेरे दोस्त थे JNU के, जो के IAS में आ गए थे और दिल्ली काडर के IAS ऑफिसर थे। तो मैंने उसका नाम दिया उनको, और वो फिर उन्होंने उनको अपॉइंट भी किया। जी और वहाँ वो 4 साल, अच्छा, हालांकि एक दिल्ली दिल्ली से छोड़ के जाने के लिए वो बहुत ज़्यादा तैयार नहीं। मैंने कहा कि देखो देखो जाके क्या हो रहा है। वक्त भी बहुत अच्छा, उस पूरे रीजन में वो जो वक्त है वो हरियाणा, पंजाब और हिमाचल का मिला के है पूरा। जी जी अभी भी है शायद, पता नहीं मुझे, लेकिन उस जमाने में तो था। जी और काफी जमीन और काफी जो मॉन्यूमेंट्स वगैरह हैं उनके अंडर में आते थे। जी तो खैर, ये जो दोस्त थे मेरे, ये वहाँ चले गए, वहाँ 4 साल रहे। और उस बीच में वो काफी, मैं उनसे पूछता रहता था क्या हो रहा है। और बहुत कुछ काम किया उसने। मतलब काम से मतलब ये है कि जो 3 4 तरह का काम किया। एक तो जो जमीनें वक्त की थी और जी लोगों ने उस पर कब्जा किया हुआ था, वो छुड़वाया उन्होंने। बहुत और अच्छा दूसरा, बहुत जगह पे कंप्यूटर सेंटर्स हुआ, मतलब जो ट्रेनिंग जी है जी बेसिक, जो जो स्किल की बात आपने भी की थी कि आमतौर से नहीं होती, ये लोग हाँ वक्त को जो करना चाहिए वो नहीं करते हैं। तो वहाँ पे खैर, मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर अच्छे ऑफिसर्स हों, अभी जो सेटअप है, अब जो नया एक्ट आया है उसके बाद क्या होगा क्या नहीं, वो पता नहीं है। लेकिन जो पहले जो सेटअप था उसमें जो सरकारी अफसर थे, उनके ऊपर बहुत डिपेंड करता था कि वो किस तरह से ये इस इंस्टीट्यूशन को इस्तेमाल करके और मुल्क और कौम दोनों का भला फायदा हो कर सके। हाँ, जी ये मुझे खुद पर्सनली मुझे मालूम है कि वहाँ इस तरह से हुआ था। बहुत जगह नहीं हुआ है। और करप्शन तो जाहिर है कि मतलब हम सबको पता है कि कहाँ कहाँ क्या हो रहा था। और जी जी वसीम रिजवी साहब जो लखनऊ में जो कर रहे थे वो हम सबको पता है। हाँ, और अच्छा, रामपुर मेरा की तो कहानी सबको मालूम है जी रामपुर में भी ये 50 केसेस जो है वहाँ, वो मतलब लोअर कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक वो जो चलते रहे वहाँ। अब मेरा जो ये कहना था कि जो भी इस बीच में मैंने लॉयर्स के जो वीडियोस सुने, या
जो एक दोनों आर्टिकल भी लिखे, उसमें उनका ये कहना है कि जो लॉज एक्सिस्टिंग, जो वक्फ का जो कानून पहले वाला है, हाँ उसमें ये रिफॉर्म्स जो करने की जो है बात, वो उसके अंडर में की जा सकती थी। और ये जो कानून जो लाए हैं ये बीजेपी गवर्नमेंट, ये लाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। तो एक तो पॉइंट ये है, लेकिन अब ये चूंकि आ चुका है, और आपने जब भी जैसे कहा कि भाई हमें चाहिए था कि हम एक ड्राफ्ट पेश करते, तो अब ये है कि वो तो नहीं हुआ। अब कानून बन गया है, और गवर्नमेंट ने और स्टेट गवर्नमेंट्स ने खास करके उस पे ऐड करना शुरू कर दिया है। मेरा सजेशन ये होगा जी कि अगर हम लोग इनिशिएटिव लेके एक ऑल इंडिया कन्वेंशन बुला लें इस मुद्दे को लेके, और उसमें जो जाने माने वकील हैं, और ऑल इंडिया ही उसका कैरेक्टर होना चाहिए, इसलिए कि वक्फ की जो प्रॉब्लम्स साउथ इंडिया में हैं वो थोड़ा अलग हैं, और नॉर्थ इंडिया में, नॉर्थ से लेके मतलब यूपी में, बिहार में, और इस तरफ काफ़ी अलग है। तो एक उस तरह से हम अगर एक वो बनाएं, और उसके बाद अच्छा, अब ये जो सुप्रीम कोर्ट में जो केस चल रहा है, उसमें कुछ भी फैसला आने में मुझे लगता है कि थोड़ा वक्त लगेगा। जी तो हमारे पास भी अगर जैसे 1 महीने के बाद हम इस तरह का कोई एक इनिशिएटिव ले लें, और एक कन्वेंशन कर लें, दिल्ली में कर लें, या जहाँ भी, मतलब जैसा भी वो जो है सहूलियत हो, तो मुझे लगता है कि अगर हम मैं बल्कि उनसे बात भी कर सकता हूँ, सलमान खुर्शीद साहब से, जी कि यहाँ इस्लामिक सेंटर, कल्चरल सेंटर जो है, उसका ऑडिटोरियम है, वहाँ मेरा ख्याल 300-350 लोग जो है आराम से बैठ सकते हैं। तो वो या कहीं और भी, कहीं भी कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर हम वो करके, और उसमें से एक ड्राफ्ट हम प्रपोज करें, और उस वक्त तक अगर सुप्रीम कोर्ट से ये एक्ट जो है वो दिस एक्ट इज शॉट डाउन, इन दैट वो एक केस वी महीने में विल नहीं हैव होगा, एन। वो एक महीने में नहीं होगा, इसके लिए it will take a lot of time. So I think this convention idea is a good one, Yeah, good idea. without waiting for the हाँ, नहीं फिरोज नहीं तुम नहीं कुछ बोलना चाह रहे थे? मुझे लगता है हम्म, कन्वेंशन से ये होगा, कन्वेंशन का आइडिया अच्छा मुझे भी लग रहा है। इस उससे ये फायदा होगा कि जो हम लोग चाह रहे हैं कि एक कॉन्क्रीट वर्केबल डुएबल काइंड ऑफ ड्राफ्ट हमारे सामने हम ला सकें कि भाई हमें इस तरह की तरमीम चाहिए, जी rather than the kind of law which you have made and rather than the pre-existing law। हम एक ड्राफ्ट अगर बना पाते हैं इस कन्वेंशन की मदद से, या कोई भी किसी भी दीगर तरीके से, जी जी वो 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 तो अच्छी बात है। और अस्करी साहब ने हरियाणा के ताल्लुक से हमने जिक्र भी किया था, जो जिस बात को आपने और वजाहत से कह दी कि पिछले 20-30 सालों में हरियाणा वक्फ बोर्ड के, हरियाणा यानी पंजाब वक्फ की तरफ से या सेंट्रल वक्फ काउंसिल की तरफ से कुछ कुछ इकदाम हुए हैं, लेकिन रिसेंट ईयर्स में वहां भी दिक्कतें आई। कुछ बातें हम लोग यहाँ पे नहीं कर सकते, वरना एडमिनिस्ट्रेटर को भी बहुत प्रॉब्लम आई। वन ऑफ द सिविल सर्वेंट्स हैपनिंग टू बी माय क्लोज फ्रेंड, वो उनको असाइनमेंट मिला था और वहाँ बहुत तरह की दुश्वारियां खड़ी कर दी जो मोहतरमा वजीर जो थी। सजा साहब, हसीना कुछ कहना चाह रही हैं। जी जी हसीना जी आप, उसके बाद फिरोज। जी हसीना। जी अम, सज्जाद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत गहराई से बैकग्राउंड आपने जो हमें बताई है, ये बैकग्राउंड और ये जानकारी हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट रही है। शुक्रिया। इसका बहुत बहुत शुक्रिया। अम, अब आपने कई सारे मुद्दे उठाए हैं, और खास तौर पे ये जो 2013 में जो अमेंडमेंट आया और उस वहां पर रुक गया, वहां पर कम्युनिटी से कोई आवाज नहीं आई, कोई रिस्पांस नहीं आया। लेकिन अम, क्योंकि 2014 के बाद में पूरा एक अलग ही रिजीम था। जी पर ये कहना, मैं आपको बस एक जानकारी या कुछ इस तरह से शेयरिंग करूं कि यहाँ पे जी जी जरूर। हम काफी विमेंस ऑर्गेनाइजेशन से लोग हैं,
जी जी और खास तौर पे मुसलमान समुदाय के साथ काम करने वाले साथी हैं। जी जी जब ये वक्फ बोर्ड के बारे में ज्यादा जानकारी हमें पता चली, बहुत ज्यादा, जब तक हमारी उम्र के हिसाब से हम अगर कहें, तो हमने 99 के बाद से हमारी हमारी ये समझ बनी कि वक्फ बोर्ड से के लोगों से बातचीत करते रहना चाहिए। जी और इस बात का मैं यकीन देना चाहूंगी कि जी मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन से ताल्लुक रखती थी और जी अभी हूँ, हम लोग कम से कम 40-50 बार हम वक्फ बोर्ड के लोगों से मिले। जी दिल्ली में मिले, महाराष्ट्र में मिले, औरंगाबाद जी के लोगों से मिले, जी और हर बार हमें हमें कोई भी सिंगल रिस्पांस नहीं मिला। और हम लिखते रहे, चिट्ठियां लिखते रहे, अलग अलग जगहों से मिलते रहे, बातचीत करते रहे, पर जी कभी कभी भी रिस्पांस नहीं मिलता रहा। और जब समाज में जो भी लीडर्स है या जो भी रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है, वो तो किसी और ही दुनिया में थे, जो बात करने के लिए तैयार नहीं थे। तो हमारी एक विमेंस ग्रुप की तरफ से, क्योंकि कई सारे मुद्दों के साथ हम एंगेज भी रहे और इस मुद्दों के जी साथ भी, जी तो हम सबके सामने बड़ी चुनौतियां तो ये रही कि हम कितने मुद्दों के साथ में हम चैलेंज करते रहेंगे और एंगेज करते रहेंगे। जी ये हमारे सबके सामने बहुत बड़ा मुद्दा था, इंक्लूड द मुस्लिम पर्सन लॉस ऑल्सो। तो ये बड़ी कठिनाइयों के साथ हमारा दौर गुजरा, और बहुत नाउम्मीद के साथ भी। और जी बार बार जब ये वक्फ बोर्ड के बारे में एक चर्चा हुई, तो एक छोटा सा पोस्ट हम भेजे, जिसमें हमने लिखा भी था कि जी हम अब किससे लड़े, समूह अपने समाज, अपनी ही कम्युनिटी से लड़े, या उससे लड़े जो जी कम्युनिटी के हक और अधिकार को छीन रहा है। जी जी और हम जो औरतें हैं, जो हमने दोनों तरह से फेस किया है, जी हमारे सामने वो दोनों चुनौतियां हैं। और उस जी चुनौतियों के साथ पैट्रियार्की में भी है, कम्युनलिज्म भी है। जी कम्युनलिज्म भी है, फंडामेंटल रिलीजियस फंडामेंटलिज्म भी है, जी और स्टेट का फाशिज्म भी है। जी तो जी ये दोनों को चैलेंज करना इट्स वेरी डिफिकल्ट। लेकिन ये बहुत, आखिर में कहना चाहूंगी, ज्यादा वक्त नहीं लेते हुए, मैं रास्ते पर हूँ और मैं बहुत समय तक के मैं नहीं रुक सकूंगी मीटिंग में। जी लेकिन ये आपने जो सुझाव रखे हैं कि हमें अपना तरफ से एक एटलीस्ट हम एक ड्राफ्ट तो तैयार करें, जी एटलीस्ट हम लोगों के बीच में जाके बातचीत तो करें, वरना जी यही जी ओएसी और पर्सनल वोट जो 86 में जो रंग दिखाया था, वही आज भी रंग दिखा रहा है, और जी वही लोगों को जी हम लगता है कि वैक्यूम ना मुसलमानों छोड़ें के उनके लिए। जी बिल्कुल रिप्रेजेंटेटिव है। तो बस यही कहना चाहेंगे कि एक तो है कि आईएमएसडी के साथियों से कि जब भी इसके बारे में बातचीत करने की हम मीटिंग करना कोशिश करें, तो हम जरूर हमें सबको इंक्लूड करें, हम आएंगे इस चर्चा में और अपने सुझाव के साथ बिल्कुल में। बिल्कुल और बिल्कुल फिरोज, अगर आप हमें ये मीटिंग का रिकॉर्ड भेज दें, जो लोग आज नहीं आ सके, Definitely, definitely. उनको ये बताना बहुत जरूरी है। ये जानकारी सज्जाद साहब ने जो दी है, हम जरूर उन्हें ले जाएंगे, और ये गंभीरता लोगों के सामने लाना चाहिए। ये गुस्सा है, ये नाराजगी भी है, जब वे मुसलमान औरतों से बात करें तो कहते हैं कि अब जाने तो अब क्या ही बात करें, अब जो हमें नहीं मिला वो अब किसी को ना मिलेगा। अब ये भी बातें कहीं ना कहीं से आते रहती है। तो बस ये बात है कि हमें भी वो दोनों तरह से काम करने की जरूरत है। तो बहुत बहुत बिल्कुल। शुक्रिया आईएमएसडी का नहीं, भी, और बहुत शुक्रिया बहुत की शुक्रिया क्या बात सज्जाद है, साहब। शुक्रिया की तो कोई बात सज्जाद नहीं साहब, है। आपका शुक्रिया, Okay. और नहीं फिरोज नहीं, हमको, शुक्रिया नहीं या कहिए, शर्मिंदा जी हो जी, जाऊंगा। मैं यहाँ पे हम अपनी बात रखते हैं, खत्म करते हैं। थैंक Thank जी यू you. Thank अकीला, ये शुक्रिया। you. आप Okay. आपने जो कहा Yeah. वो सैड है, लेकिन सरप्राइजिंग नहीं है। ये तो आपने वक्फ बोर्ड की जो कहानी कह दी, वो अपनी जगह है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी तो मतलब सपोजिटली मॉडर्न एजुकेशन का बेस्टियन है ना। यहाँ भी ये हुआ था कि महज 12 13 14 लोगों के ही दस्तखत मिल पाए थे शाहबानों के इशू पर कि भाई रिफॉर्म हो। अदरवाइज शाहबानों के खिलाफ दस्तखत करने वाले 500 से ज्यादा लोग थे, जिसमें 70 से ज्यादा वीमेन प्रोफेसर्स थी। माय गॉड, माय ये अभी ये डेटा उसमें अभी एमयू और जामिया की हिस्ट्री उन्होंने लिखा है, लॉरेंस गॉथियर ने, बिटवीन कम्युनिटी एंड नेशन इंडियाज 2 मुस्लिम यूनिवर्सिटीज। तो उसमें ये तफसील से दी गई है ओके। कि, और हमने इस तरह के, जो उस किताब में जो इस तरह के एक्सट्रैक्ट्स हैं, उसको हमने और ज्यादा जोर से हाईलाइट किया था, ताकि जो लोग मोटी किताब ना भी पढ़ पाए तो वो इन इम्पोर्टेंट पहलुओं को देख लें कि ये ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, आज भी वही हालत है।
यूनिवर्सिटी के अंदर, मतलब मैं लार्जर सोसाइटी की बात नहीं कर रहा हूँ, दिस मुस्लिम मेजॉरिटी कैंपस, वहाँ पैट्रियार्की और वो तमाम तरह की चीजें उतनी ही ज्यादा मजबूत हैं आज भी शाबानों का सवाल उठाइए, कह तो रहा हूँ कि फेसबुक पर जैसे ही अली मियां नदवी की इन कारस्तानियों को उन्हीं के ऑटोबायोग्राफी से ला के डालिए तो भागते हैं, कहेंगे नहीं ऐसा नहीं हो हम्म, सकता, हमें दिखाइए, अब दिखा दीजिए तो भाग हम्म, जाएंगे। हम्म। तो ये कैफियत है। जी, I फिरोज, just like, yeah. No, thank you, Sajjad bhai, for this wonderful talk. मैं कुछ चंद मुद्दे एक्चुअली मैं सोच ही रहा था जावेद भाई और इनफैक्ट अस्करी साहब और इवन जी हसीना, जी ये तो क्लियर है कि मुस्लिम लीडरशिप स्टैंड्स टोटली डिस्क्रेडिटेड ऑन द वक्फ मैटर ऑल्सो। जी मतलब क्या है कि जैसे आपने कहा कि आम मुसलमान का कोई स्टेक ही नहीं है, ही डजंट नो, उसको कोई फायदा नहीं मिला, उसको लेना देना नहीं है। हाँ और उसके बाद सड़कों पे आए, सेक्युलर जी पार्टीज ने पोजीशन ली वगैरह वगैरह हुआ। मगर द रियलिटी इज इवन पीपल लाइक वी डोंट नो व्हाट ऑन अर्थ दिस वक्फ मैटर इज ऑल अबाउट, इट्स जी दैट्स द सैड सिचुएशन। मगर आपने जो कहा कि एक कॉम्प्रिहेंसिव ड्राफ्ट हमारी तरफ से आए, उसमें जी मेन काम तो आप ही को करना होगा, वी कैन लेंड अ बिट ओवर देयर, बट वो कॉम्प्रिहेंसिव ड्राफ्ट कैन बिकम द बेसिस ऑफ अ मूवमेंट इन दिस कंट्री, जी जिसमें मुस्लिम समाज के लोग, सेकुलर ऑर्गेनाइजेशन, सेकुलर पार्टीज को हम जी लोग सही दिशा दे पाएंगे। एक बड़ी चुनौती हम लोग जी बीजेपी को दे पाएंगे, क्योंकि ये बिल्कुल लूटी है इनका, ये लेटेस्ट बिल तो लैंड हड़पने की बात है। जी उसके साथ मैं आपको चंद सवाल पूछना चाहता हूँ। जी जी आपने दो फिगर्स दिए थे कि एक एस्टिमेट था कि 12,000 करोड़ एट द मिनिमम कैन बी जनरेटेड, ये 12 करोड़ होते थे, दैट नीड्स टू बी क्लियर्ड अप। एंड ये सचर आपने रिपोर्ट ने कहा था कि हाँ 12,000 करोड़ की आमदनी की जा सकती है। जी, और दूसरा कहा था आपने 1978 की वो किताब में कि ओनली 3.5% ऑफ द द लैंड इज एक्चुअली यूज्ड फॉर सम वेलफेयर हाँ, पर्पस, लैंड नहीं, रिसोर्स, यानी कि रिसोर्स, हाँ सपोज सॉरी, कीजिए कि एसेट से अगर 1,000 रुपए आने चाहिए तो हम 350 रुपए ही ले पा रहे हैं, या सही बात 35 रुपए। है। तो या 3.5% तो 35 ही रुपए हुए। जी 35 हाँ। जी तो दोज काइंड ऑफ फिगर्स वी नीड टू ब्रिंग इन अ डॉक्यूमेंट के, जी एंड इतना आया तो हम लोग इतना काम कर पाएंगे। बिकॉज मुझे याद है जफर सैफुल्लाह बहुत बोलते थे, जो कैबिनेट सेक्रेटरी थे, जी 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 कि even if our land work is used properly, we don't need any help from the government. जी Okay, तो मोदी एक तरीके से सही बोला कि अगर आप लोगों ने अपना लैंड यूज किया होता तो हम लोग आज टायर पंचर नहीं करते। एट वन लेवल इज ट्रू ऑल्सो। और बाद में पता चला कि द मदनीज एंड ओवेसीज आर लूटेड एंड मेड सो मच मनी आउट ऑफ द वफ कि देयर इज अ डिग्री ऑफ एंगर विद देम ऑल्सो। जी ओके, उस तरह की बातें आ रही हैं, अथॉरिटेटिव वे में आती तो ज्यादा मुनासिब होता कि कैसे राइट, ये लोग जो प्रॉस्पर किए हैं या कर रहे हैं जी, by misusing the waqf resources, तो I यस, think community should be made aware of it। एग्जैक्टली। इफ यू कैन कम अप विद सर्टेन एग्जांपल, जैसे मुझे मंदी का वो ओबरॉय होटल का पता है कि उसने दिल्ली की लैंड दे दी, उसकी वफ की लैंड, और 25 लाख महीना का किराया सिर्फ उसी को आता है, और जी कम्युनिटी को क्या होता है, गॉड ओनली नोस। ओके, जी जी तो आई थिंक ऑन द बेसिस ऑफ दिस पेपर वी कैन गेट द कम्युनिटी इन्वॉल्व। एंड आई थिंक जो अस्करी साहब का जो ये है कि वी हेड टुवर्ड्स नेशनल कन्वेंशन इन दिल्ली, but again it should not be the OAC and the Muslim Personal Law Tribes. It needs to be called by secular Muslims, because the entire question of patriarchy also that time and time again comes in is also a very जी important point. जी जी Yeah, उस तरह young, की young, वॉइसेस को स्पेस मिले जो yeah, कॉन्क्रीट बातें कह पाए। right. So, yes, so I think we are at a very important turning point where Muslim communalism is also being challenged. मुस्लिम फंडामेंटलिज्म हम जैसे लोग भी कर रहे हैं। और मैंने आपकी बात कही थी, वो हम लोग का जयप्रकाश नारायण का जो मीटिंग हुई थी चौहत्तर आंदोलन की, जी और डॉक्टर सलीम खान साहब बैठे थे। जी तो जब मैंने आपकी बात कही, फिर मैंने वो प्रूफ भी मंगवाया था, तो वो हंस रहे थे, बोले कि मैं तो पूरा पार्ट था, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। मैं बोला भाई उनकी बायोग्राफी पढ़ लो, तब वो चुप बैठ गए। वो रियलिटी है। ओके, जी दैट जी दैट डील डिस्ट्रॉयड, आई मीन दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट फॉर द राइज ऑफ कम्युनल पॉलिटिक्स इन अ कंट्री, जहां हम जी लोग आज आए। जी सो जी thanks, यस, Feroz. Zakia has या been wanting to या speak आई for एम a डन, while. आई एम डन, आई एम डन, Zakia? आई एम डन, Yeah, या thanks. I'm apologizing. I am not switching on the video because मैं एक अंधेरी सी जगह में हूँ, थोड़ी बाहर हूँ, घर ठीक, में कुछ कोई काम बात चल रहा है। नहीं, I'm sitting no in the कोई बात problem. garden नहीं, actually. Yeah. So सज्जाद साहब बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया आपका। बहुत मजा आया and it was truly an enlightening talk. So आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दो बातें मैं कहना चाह रही हूँ, और तीसरा जी मैं आपसे कुछ एक सवाल भी और है थोड़ा। जी जी जरूर। फर्स्ट बात मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जो आपका सजेशन है कि ड्राफ्ट बनाना चाहिए आईएमएसडी को, सो मैं उसमें थोड़ा सा एक ये सजेस्ट कर रही हूँ जी मॉडिफिकेशन,
जी कि क्योंकि ये जो 3 पॉइंट्स पे सुप्रीम कोर्ट ने अभी एक तरह से इंटरिम उसको विथहोल्ड किया है, राइट? जी जी तो बारिंग दो 3 पॉइंट ये तो लॉ बन ही जाएगा। तो हम अब जो भी लेके आएंगे, सो वी हैव टू कॉल इट अमेंडमेंट्स। जी सो इनका जो लॉ है, जी जी इनके जो भी जितने भी सारे प्रोविजंस हैं, जितने भी आर्टिकल्स हैं, जी हम अमेंडमेंट में ये भी सजेस्ट कर सकते हैं कि भाई फला नंबर का आर्टिकल हम रद्द करना चाहते हैं और उसका हमारा रीजनिंग ये है। सो जी जी इंस्टेड ऑफ बिल्कुल कॉलिंग इट अ ड्राफ्ट, माय सजेशन इज वी कॉल इट एंड अमेंडमेंट। और जो भी इन्होंने कानून का नाम दिया है, हम नाम अभी अभी वो ही रखें, लेकिन हम कहें कि ये अमेंडमेंट्स, ये अमेंडमेंट्स हम चाहते हैं। वो हमें बिल्कुल, ये मेरा ये सजेशन है। इससे मैं भी है सहमत ना? हूँ। या जी दूसरा, आपने जो बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है और उस पे और लोगों ने भी अभी बात रखी कि देर इज नो अल्टरनेटिव टू वर्किंग टू ऑर्गेनाइज मोबिलाइज द कम्युनिटी एंड एजुकेटिंग द कम्युनिटी, जी राइट? और हम जो कुछ चंद लोग यहाँ बैठे हैं, वो तो हमको तो मुसलमान मानने पे तैयार नहीं है। और ऐसे माहौल में हम अब हमारे ऊपर हम ये जिम्मेदारी लेना चाहते हैं कि हम कम्युनिटी को एनलाइटन करेंगे, लेकिन वो हमारा हमारा शौक है, हम करेंगे, हमारा कमिटमेंट है, हमारा शौक है, हम करते रहेंगे। जी तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कम्युनिटी में एजुकेशन कैसे किया जाए इस मुद्दे पे। तो अगर हम ये अगर अमेंडमेंट्स भी प्रपोज करते हैं, तो वो भी एक हमारे लिए एक स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है। बिल्कुल और आपने बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट बात कही कि कम्युनिटी का स्टेक ही इसमें डेवलप नहीं हो पाया। जी तो यही मतलब इन अ वे इट कैप्चर्स द आयरनी ऑफ अवर कम्युनिटी ना, द इंडियन मुस्लिम कम्युनिटी। तो एक एक लिटिल पॉइंट मुझे शेयर ये करना था कि हमारे एक दोस्त हैं सलीम बेग, जी मुरादाबाद से हैं। जी वो आरटीआई के बहुत बड़े एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने वक़्फ पे भी बहुत गहराई से काम जी किया है। जी तो 2011 में उन्हीं की पिटिशन थी सुप्रीम कोर्ट में, पीआईएल जो थी, जी जिस पे सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया था कि डिजिटाइजेशन किया जाए, जी जिसके तहत सारे स्टेट गवर्नमेंट्स को नोटिस दिया गया था। सो अच्छा एक्चुअली आज मैं सलीम साहब को आने के लिए कहा था, लेकिन ही वॉज इन ट्रांजिट, इसलिए वो आ नहीं पाए। तो जी अगर आते तो वो 2-4 बातें हमको वो शेयर कर सकते थे हाँ, कि भी हम उनकी लोग जान पिटिशन का। पाते जी तो उनको अगली बार शायद हम जोड़ लेंगे। होपफुली और सजा साहब, आपसे ये जानना था कि ये जो बहुत सारा मिस इन्फॉर्मेशन चल रहा है वक़्फ के बारे में, जी कि भाई कोई बोलता है कितना 8,000 लाख एकड़ जमीन है, जी नंबर 3 की जमीन है। तो इस पे थोड़े आप अगर रोशनी डालेंगे, क्या है मतलब हकीकत क्या है? ये क्या वाकई में? इस पे हमने हल्का सा टच किया था। बेसिकली क्वांटम ऑफ लैंड जो इतना बड़ा दिख रहा है, वो हर छोटे महलों में, बस्तियों में, गरीब बस्तियों में भी कब्रिस्तानों की जमीनें हैं या मसाजिद की जो जमीनें हैं, तो ये सब तो रजिस्टर्ड भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। बस वो रिवायती तौर पर, हिस्टोरिकली वो गांव उसे कब्रिस्तान के तौर पर यूज करता आ रहा है, करता रहेगा। तो उन सब को जोड़ के ये कहते हैं कि इतना लाख एकड़ हो गया। भाई, ये इसका डॉक्यूमेंटेशन कहाँ है? ये तो रजिस्टर हुआ नहीं है। वो तो आज भी, जैसे हमने आउटलुक में इसीलिए हमने अपने गांव की मिसाल दी कि हमारे छोटी सी बस्ती में 4-5 कब्रिस्तान है, और हर कब्रिस्तान उसका जिसने कब्रिस्तान ओरली कह दिया, अदरवाइज डॉक्यूमेंट पे वो लैंड ओन्ड बाय दैट पर्टिकुलर इंडिविजुअल एंड हिज और हर डिसेंडेंट्स है। ये लोग ये जो डेटा दे रहे हैं, ये डेटा चैलेंजेबल है इन द सेंस कि अगर हम इसमें एक ट्रैप भी है कि हम चैलेंज करके कह दें कि नहीं, इतना है कम है, इतना नहीं कम है, तो कहेंगे अच्छा भाई, तो वो सब लेने की बात करेंगे। अब जैसे हमने अपने गांव की मिसाल दी कि कई कब्रिस्तानों में एक कब्रिस्तान ऐसा है जो हिंदू लैंडलॉर्ड ने पुअर पसमानदा मुस्लिम के लिए दिया। अब वो लैंडलॉर्ड खुद ही गरीब हो चुके हैं, उनके डिसेंडेंट। अब अभी जिस तरह का माहौल चल रहा है, उसमें तो वो छीन लेंगे, कह देंगे कि भाई तुम जाओ अपने, तुम कहीं और दफन हो। तो ये इन सबको जोड़ के इस तरह कह रहे हैं या क्या है, इस पर भी ढंग से बात होनी चाहिए। बेसिकली वो एक एक जो बीजेपी या संघ परिवार हिंदू कॉमन सेंस क्रिएट कर लेती है हर चीज पर, तो उसमें लैंड को लेकर के भी उन्होंने ऐसा बता दिया जैसे कि भाई सारी लैंड तो मुसलमानों ने, आक्रांताओं ने आके ले ली है, हिंदू मूल निवासी के लिए तो कुछ है ही नहीं। बेसिकली वो इस तरह का हिंदू कॉमन सेंस एक बना के अपनी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, और ये पॉलिटिक्स उनकी ग्राउंड पे सक्सेसफुल है। यानी हिंदू में फियर क्रिएट करने का
वो जैसे कि उन्होंने एक इलेक्शन के कैंपेन में प्राइम मिनिस्टर ने ही कह दिया कि आपके तो शमशान हर जगह है नहीं, आप नदी का किनारा ढूंढते हैं, घाट ढूंढते हैं, वहां लाशें जलाते हैं, या इनकी तो हर जगह कब्रिस्तानें हैं। यानी हिंदू जो है लैंड ऑक्यूपेशन में भी हिंदू आउटनंबर्ड है, मुस्लिम ने आउटनंबर कर दिया है। तो ये मेजॉरिटेरियन पॉलिटिक्स इससे हो पा रही है। इसलिए हमने शुरू में ही इजराइल का भी उदाहरण दे दिया था। इजराइल में इसी तरह किया गया है कि जितने वक्फ अल्लाह वाली जमीनें थी, उन जमीनों को इसी तरह से स्टेट ने एक्वायर कर लिया, ठीक उस तरह से जैसे लैंडलॉर्डिज्म एबॉलिश करके ली गई, उस अंदाज में। तो ये इस प्रोपेगेंडा को भी हम लोग को ठीक से क्रिटिक करना होगा, और वो मतलब उस क्रिटिक को स्ट्राइडेंट बनाना होगा, उसमें क्लैरिटी लानी होगी, ताकि जो नॉन पार्टीजान है, सिटीजनरी का वो पार्ट जो नॉन पार्टीजान है, उसको ये समझाया जाए कि भाई यू नीड नॉट गेट अलार्म्ड। ये इस तरह के कब्रिस्तानों की जमीनों को जोड़कर ये 8 लाख और 5 लाख और इतना कर दे रहे हैं। हाँ, ये है कि हिंदू कॉमन सेंस कन्विंस इसलिए भी हो जाती है कि मुस्लिम रूलर्स के जमाने में, जैसे कि हैदराबाद में 48 तक था, तो वहां बहुत वक्फ है। ये अपना उसमें तो लोगों का कहना है कि वैसी साहब के भी मजे हैं उसी में, वो उसको भी स्टेब्लिश करना होगा। तो जो अभी बात कर रहे थे फिरोज भाई के, इस तरह की चीजें लानी होंगी। अब उसमें ये भी है कि पॉलिटिक्स का जो प्रैग्मेटिक एस्पेक्ट है, उसमें अगर हम इस तरह से अप्रोच करें तो हम सॉलिडेरिटी बना पाएंगे, या हम फिशर्स अपने रैंक में ही क्रिएट कर लेंगे। इस प्रैग्मेटिक एस्पेक्ट को भी वर्कआउट करना होगा, ताकि हम लोग बैटल लाइंस थोड़ा सा मोर क्लियरली ड्रॉ कर पाए। जी शुक्रिया। संध्या, संध्या, यू वांटेड टू से समथिंग? मेरे को hand is up. पूछना था कि जैसे कि शिया, सुन्नी, बोहरा, आगा खानी, ऐसे अलग अलग जो कम्युनिटी के अंदर ग्रुप है, जी ये सभी के वक्फ बोर्ड अलग अलग होंगे शायद, ऐसा मैं सोच रही थी। और फिर उसमें कुछ फर्क है क्या, वो जिस तरह जी से उनका इस्तेमाल होता है? जी देखिए, और फिर ये अभी अभी जो बोहरा एक डेलीगेशन जाके हाँ। मिला और पीएम को मिला शायद, और वक्फ ये जो अमेंडमेंट है उसका उन्होंने पूरी तरह से सपोर्ट किया, तो उसके बारे में आपको कुछ कहना है तो जी, वो। मेरी जो जानकारी है, बहुत लिमिटेड जानकारी है, वो ये है कि बिहार और यूपी में शिया वक्फ बोर्ड और सुन्नी वक्फ बोर्ड अलग अलग है। रेस्ट ऑफ द मोस्ट ऑफ द प्रोविंसेस में, इन दो को छोड़कर मोस्ट ऑफ द प्रोविंसेस में शिया और सुन्नी का वक्फ बोर्ड अलग नहीं है। और ये बोहराज जो है उन वक्फ बोर्ड के अंडर में नहीं आते हैं, उनका अपना कोई ट्रस्ट एक्ट बना हुआ है या कुछ है, जिसके बारे में मुझे बहुत तफसीली जानकारी नहीं है, लेकिन ये जानकारी हासिल की जा सकती है, की जानी चाहिए, फिर हम लोग शेयर कर लेंगे ग्रुप पर। तो वो अलग है। और अभी तो ये एक दूसरे तरह का इशू आया कि जिसमें प्राइम मिनिस्टर का कन्वर्सेशन विद बोरा लीडर्स जो है, उस कन्वर्सेशन के वीडियो का क्लिप आया है। अब ये कि हम लोगों को इस ऐसे जमाने में, सोशल मीडिया और वीडियो के जमाने में, हम लोग को केयरफुल ये होना है कि हम राय छोटे क्लिप पे ना बनाया करें, कंप्लीट वीडियो पर राय बनाया करें। छोटे वीडियो में मिसलीडिंग हो सकता है कि वो वीडियो का कौन सा क्लिप किसने किस इंटेंशन से उसको पब्लिक किया है, सर्कुलेट किया है। तो हम लोग को मोर केयरफुली ये देखना चाहिए कि फुल वीडियो देखकर जो राय बनानी है वो बनाएंगे कि क्या हुआ है। हो सकता है कि अब ट्रेडिंग कम्युनिटी है तो अपना गवर्नमेंट से नेगोशिएट करने में वो उन्होंने अपने लिए कुछ आफियत ढूंढ ली हो, कुछ किया होगा, तो ये सब तो चलता रहता है, और इन सब को अकाउंट में लेकर ही कोई भी रेजिस्टेंस जो है वो बिल्डअप करके आगे बढ़ा जाता है। तो वो तो जो स्टॉक मेथड्स हैं वो किए जाएंगे, और ये सारे इंफॉर्मेशंस लिए बगैर हम लोग आगे के का कोई भी जो ड्राफ्ट हो या कोई भी स्टेप है, वो हम लोग वो स्टेप्स इन्फॉर्म्ड वे में ही उठाएंगे, इन सब चीज़ों की जानकारी लेकर ही उठाएंगे। ये है वक्फ की वैसे आयरनीज अजीब अजीब। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने शुक्रिया जैसे कि आपका भी, पूरा शुक्रिया आपका इतिहास भी। हमारे नजर के सामने खड़ा किया
बहुत सारी जी चीजें हमको बिल्कुल मालूम नहीं थी। कानूनी तो हम पढ़ते रहते, लेकिन ये जो जी। पूरा इतिहास और उसको हाँ, जो इजराइल भी से थोड़ी बहुत जोड़ना जानकारी मेरे है। ख्याल से बहुत ही अच्छी तरह से आपने जैसे अब वक्फ बताया। की आयरनीज में जिक्र कर रहा था, अभी याद आ गई एक बात, वो अहम है कि हमारे शहर में, नॉर्थ बिहार में, मुजफ्फरपुर में एक सैयद मोहम्मद तकी शिया वक्फ स्टेट, मतलब सबसे ज्यादा वक्फ उन्होंने ही किया, बहुत काम किया मॉडर्न एजुकेशन में और काफी चीजों में। अब उनकी तमाम वक्फ की जमीनें हड़प ली गई, खूब हड़पी जा रही हैं खूब। सितम जरीफी ये है कि वक्फ, उन नवाब तकी के वक्फ को हड़पने वाले और उनके वक्फ को बचाने वाले दोनों को यही नहीं मालूम है कि उनकी डेथ कब हुई, क्या थी, उनके लाइफ के बारे में बहुत कम जानकारी है। अब बताइए, जो इतना बड़ा वक्फ क्रिएट किया हो, और नॉर्थ बिहार में मॉडर्न एजुकेशन के मूवमेंट जो चले 19th सेंचुरी में, सारे मूवमेंट के मनी बैग वही थे, लेकिन उनकी लाइफ के बारे में बहुत कम जानकारी है। तो मतलब वी आर ऑल्सो वेरी अनग्रेटफुल काइंड ऑफ पीपल। तो ये है। अब हम लोग को ये इसी इसी प्रोसेस में हम लोग अपनी जानकारियों में भी इजाफा करेंगे और हम लोग रेजिस्टेंस भी बिल्डअप करेंगे। काफी देर हो गई है, लेकिन इट इज नेवर टू लेट। ट्रू। एक बात तो स्पष्ट हो गई कि सब कुछ इसराइल के साथ जुड़ता है कहीं ना कहीं जाके। हाँ, इसमें मतलब एक एक रिजेम्बलेंस, डिस्टर्बिंग रिजेम्बलेंस वी कैन सी। मैं वो पेपर जी आपसे शेयर करूंगा जी और जी। पेपर की समरी भी शेयर कर लूंगा, ताकि जो ना प्लीज। पढ़ पाए तो सिर्फ समरी पढ़ लें। सही बात। और पेपर रहेगा कि डॉक्यूमेंटेड रहेगा, वो अपना सबके पास रहेगा, तो वो रिजेम्बलेंस तो दिख रहा है। मेरा इंक्लूडिंग खाली इसमें एक ही बात जोड़नी है जो जकिया जी बोल रही थी। जी। आई थिंक वी आर टॉकिंग ऑफ टू डिफरेंट थिंग्स। वन इज शी इज राइट दैट वी नीड द अमेंडमेंट्स पार्ट। नहीं, वो आई स्टैंड करेक्टेड वंस हाँ, अगेन। नहीं मैं इसमें अमेंडमेंट खाली ही बात मैं जोड़ना चाहता इंडोर्स हूँ, खाली करूंगा। इसमें जोड़ना चाहता हूँ। जी। हमारा जो कॉम्प्रिहेंसिव ड्राफ्ट होगा, हम्म। that will include a critique of what the community has made a mess of, rather the ruling elite. Okay. So I don't think that is part of the amendments. I'm not sure. Yeah, a comprehensive draft वो which we take to कंपोनेंट community. हो सकता है। सॉरी हाँ फॉर हाँ। इंटरप्शन। Yes, एक yes. जो आप कह रहे हैं वो इंट्रोडक्टरी पार्ट होगा, हाँ पार्ट जी। ऑफ द डॉक्यूमेंट होगा, लेकिन इम्फेसिस जो होगा वो अमेंडमेंट वाले इशू पे, क्योंकि हम लोगों Yes, को yes. डुएबिलिटी, वर्केबिलिटी पे ज्यादा ध्यान Right, देना। right, right, right. Okay, fine. 2.25 घंटा होने को आए हैं, 7:30 से Fantastic, fantastic. हाँ 8:30 तक थी, मुझे लगता है अभी 9:15 बजने को आए हैं। तो शमशुद्दीन भाई कुछ अभी बोलना भी को चाहते हैं? उठा देते शमशुद्दीन हैं। भाई, सुजाता। शमसुद्दीन भाई, सुजाता, हाँ या शमसुद्दीन भाई। जी बहुत बहुत शुक्रिया। तो सबसे पहले मैं तो ये मीटिंग जिस तरीके से ऑर्गेनाइज की है उसलिए, और सज्जाद भाई ने बहुत ही अच्छी तरीके से बात सामने रखी थैंक हुई यू। है। हम सुधरेंगे नहीं और सुधारने भी नहीं देंगे। ऐसा ओवैसी हो, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो, जमात इस्लामी, इनका तो स्टैंड हमेशा का ऐसा ही रहा है। तो इस पर हम कैसा आगे जाएंगे, ये बहुत ही बड़ा अहम ऐसा मुद्दा है। जी जाकिया सोमन ने जो एक बात सामने रखी हुई है कि नया ड्राफ्ट लाकर करने के बजाय इसमें अमेंडमेंट के बारे में किस तरीके से हम जी आगे जा सकते हैं, वो जी ज्यादा अहम रखता है। जी। क्योंकि बिल्कुल ड्राफ्ट बिल्कुल। लाने के बाद एक हो सकता है कि उसके ऊपर एक मास एजुकेशन करने के लिए और पॉलिटिकली उनको एक्सपोज करने के लिए, जो माल इंटेंशन रखते हुए जो बात लाई है, जी उनको एक्सपोज करने के लिए ये बात बहुत ही जरूरी है ही। जी बिल्कुल। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसा आपने बताया, बहुत सारी बातें इसमें रखी हुई है कि वक्त की जो प्रॉपर्टी है वो औरतों के लिए, एजुकेशन के लिए और बहुत सारे वेलफेयर एक्टिविटीज के लिए किस तरीके से हम यूटिलाइज करने के लिए प्रेशराइज करेंगे या जी प्रेशर ग्रुप करेंगे, जी उसके बारे में भी सोचना पड़ेगा। मुझे लगता है बिल्कुल वही भी बिल्कुल बिल्कुल। एक इम्पोर्टेंट ऐसा इसका एक मीटिंग के पीछे का एक ऑब्जेक्टिव है ही। साथ में हमें बहुत सारी बातें ऐसी है कि जो इंटरनल रिफॉर्म के बारे में है,
जी तो हम ऐसा एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करना चाहिए जी कि हम इंटरनल रिफॉर्म के बारे में बार बार बात करते रहेंगे, ताकि मेजॉरिटेरियन पॉलिटिक्स करने वाले जो लोग हैं जी उनको ज्यादा स्पेस नहीं मिलेगा, और ये स्पेस उनको नहीं देने के लिए हमारे तरफ से ही इंटरनल रिफॉर्म के लिए बातें आगे लाना ये ज्यादा जरूरी है। और एक जी बात जी मैं एग्री कर इम्पोर्टेंट रहा हूँ है, आपसे। जी और एक इम्पोर्टेंट बात मुझे कहना है कि जी जी पॉलिटिक्स ऑफ पोलराइजेशन बहुत ही अलग तरीके से आगे बढ़ते जा रहा है। तो मैं सिर्फ हिंदू मुस्लिम पोलराइजेशन की बात नहीं कर रहा, वो तो है ही। मुसलमानों के अंदर पसमंदा को लेकर, या तो बोहरी हो बाकी कम्युनिटीज, उनको लेकर जो पॉलिटिक्स हो रहा है, तो हम क्या ऐसी कोशिश कर सकते हैं कि पसमंदा को लेकर, और अदर कम्युनिटीज को लेकर एक डायलॉग हम कर सकेंगे। डायलॉग करते हुए हम सब, हम पसमंदा हो, ये हो वो हो, इसके खिलाफ तो कोई भी नहीं है, हमारे मूवमेंट की वैसी नहीं है, मकसद भी नहीं है। लेकिन इसके पीछे जो पॉलिटिक्स है उसको एक्सपोज करने के लिए मुझे लगता है वो भी बात साथ लाना पड़ेगी। बिल्कुल साथ ही बिल्कुल। ये और इसमें कन्वेक्शन, जी जो इसमें कन्वेंशन इसमें ये लेना है। बात मैं अर्ज कर दूं आपकी बात को को जी ही रेइटरेट करते हुए कि जो कॉमन पीपल का जो स्टेक, वीकर सेक्शन का स्टेक वक्फ के रिसोर्सेज में डेवलप कराने का मतलब ही यही है जी कि जो जो वीमेन है, पसमानदा हैं, जो भी हैं, यानी आप डिजर्विंग को ही तो, उन्हीं को जिनको वेलफेयर नीडी कौन है, वेलफेयर की जरूरत उन्हीं वीकर सेक्शंस को है, एक्सप्लॉइटेड सेक्शंस को हैं, हिस्टोरिकली सबऑर्डिनेटेड सेक्शंस को हैं, तो उन्हीं का तो स्टेक डेवलप कराना है जो अब तक नहीं किया गया हिस्टोरिकली। जी उसका जो वक्फ के इंस्टीट्यूट, वक्फ अल औलाद तो प्योरली इलिटिस्ट था ना, उसमें वेलफेयरिज्म और चैरिटी तो था ही नहीं। चैरिटेबल इंडाउमेंट, वक्फ को चैरिटेबल इंडाउमेंट के तौर पर तो कॉलोनियल जजेस देख रहे थे, अदरवाइज उस तरह का वेलफेयरिज्म उसमें था कहाँ। तो ये इसको रॉबस्ट बनाना होगा, और उसमें स्टेक इन्हीं का डेवलप करना होगा, इन्हीं के ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पे खर्च करना है पसमानदा और विमेन के लिए। ये तो आई थिंक दैट शुड बी वेरी क्लियर अबाउट इट, मतलब दैट शुड गो विदाउट सेइंग, आई थिंक। जी जी, शुक्रिया। सुजाता, जी जी आप कुछ कहना चाह रही हैं? हाँ, थैंक यू वेरी मच ऑर्गेनाइजर्स और सजाद साहब। मैंने थोड़ा थोड़ा पढ़ा है, सोचा है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है मैं बहुत ही इग्नोरेंट हूँ। मुझे पूछना था कि जो जैसे कि फैजल मुस्तफा जी ने जो कहा है जी कि जो पॉजिटिव चीजें जो ये नए कानून में है, जी तो उन्होंने 4-5 ये पॉइंट्स करे हैं, जैसे कि डाइवर्सिटी, जेंडर इश्यूज वगैरह, इस किस्म के। तो उनका जो एनालिसिस है उसके बारे में आपको क्या लगता है? फैजान मुस्तफा साहब के बारे में क्या बताऊं? I think all of us keep reading his interventions in Indian Express and elsewhere. So he writes all kinds of things. I think less said is better. मैं क्या कहूँ? नो कमेंट। ओके, Yes, चलिए yes, नो आगे बढ़ते हैं। कमेंट इज बेटर। और हम लोग एक ही टर्फ में रह रहे हैं। वो भी एमयू के प्रोफेसर हैं, हमारे सीनियर हैं, मैं भी यही हूँ, और कभी एक आध व्हाट्सएप ग्रुप पे हम लोग साथ हैं, तो जो बात कहनी चाहिए कभी कभी कह देते हैं, कभी बुरा मान जाते हैं, कभी कुछ कहते हैं। चलता रहता है, अब इस पे क्या क्या कहा जाए। I think what we should do, Jayad bhai, is take certain responsibilities हाँ, and wind up. Yeah. जी Zakia, do you want to say something more? Your hand is No, still no, up. no. I was just, laughing at Oh, okay, because okay. I've also seen that his stance changes depending on सामने कौन सा ग्रुप है, वो भी होता है। मैंने देखा है बदलते हुए। ये ओरेटर्स जो होते हैं, ओरेटरी वाले जो होते हैं,
डेमागोग्स जो होते हैं वो उनको पता होता है कि क्राउड क्या सुनना चाहती है, वैसे सुनाओ, और उधर उधर सरकार में कौन लोग हैं वैसे करो। चलिए उस पे अलग से बात कभी हो जाएगी। हाँ, फिर जहां तक रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात है, हाँ 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 हम बोलो। शुरुआत में हमने ये सोचा था कि ये एक वन ऑफ जैसी मीटिंग होगी आज की डिस्कशन जो है, जिसमें से हम कुछ सीख के अपने अपने घर जाएंगे। पर ये डिस्कशन से क्लियर हो गया और ये बड़ी एक पॉजिटिव बात निकली कि हमारे सामने जो है तो एक रास्ता नजर आता है, एक ऑप्शन नजर आता है। और उसमें ये जो ड्राफ्ट की बात की, मुझे लगता है कि हम अलग अलग लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं। मकसद एक ही है, जो जकिया कह रही थी और जो तंबोली साहब कह रहे थे। राइट। ये जो ड्राफ्ट बनेगा उसको जो भी नाम दे, उसको अमेंडमेंट कहें तो चलो ठीक है, इट माइट बी अ बेटर आइडिया। बट बेसिकली ये उसका भी क्रिटिक होगा जो कि आज तक था और जिसमें कोई चेंज लाने को तैयार नहीं है। और दूसरा, जिन्होंने चेंज के नाम पे, रिफॉर्म के नाम पे लाया है, वो क्या प्रॉब्लम है, उसका क्रिटिक भी होगा। तो इट बी अ कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट बोथ वेज आई बिलीव। और इसकी शुरुआत सज्जाद साहब आप जो है कि हम सब तो बस आस लिए बैठे हैं कि पहल इसमें आपकी तरफ से कुछ हो, हमारी तरफ से कोई भी कंट्रीब्यूशन छोट मोट हम सब की तरफ से हो सके तो आप बताएं। हम सभी से जो भी मुमकिन है किया जाएगा। हम अभी जैसे सेमेस्टर खत्म होता है जी तो वी विल सिट डाउन, आई विल सिट डाउन, और हम लोग नोट्स एक्सचेंज करेंगे। ओके करके आपका सेमेस्टर कब खत्म हो रहा है? सॉरी टू अंडरस्टैंड। ये अप्रैल पूरा तो चलेगा ही, मई में कुछ एग्जाम ड्यूटीज होंगे शुरू में। उसके हाँ बाद होपफुली आई वुड बी एबल टू कंसंट्रेट ऑन दिस, और दूसरे जो जरूरी काम है उसको थोड़ा सा नीचे ला देंगे, जी जी इसको प्रायोरिटी पे रख के इसको कर लेंगे। जी तो आई थिंक 2-3 वीक्स में आई शुड बी फ्री एनफ टू डू दैट। तो 2 वीक से ज्यादा लगना नहीं चाहिए। ये जैसा भी है, और बीच बीच में करते रहेंगे, तो हम लोग नोट्स एक्सचेंज करके और उस फाइनली सभी के इनपुट से उसको एक शेप दे लेंगे। What we can do is in the meantime do our own research. आपने पूरा जो हिस्ट्री बता दिया है, जी उसके जो लीगल एलिमेंट्स है उसको भी थोड़ा किसी maybe we can do one more study circle on the legal aspect of this. तो वो उसके बुनियाद पे हमारे पास है कुछ चीजें, कुछ मटेरियल है जो मैं पढ़ने का वक्त नहीं निकाल पाया सेमेस्टर हाँ टीचिंग की वजह से। वो शेयर करेंगे तो उसके बुनियाद पर फिर हम लोग जी आगे जी, कुछ कर वो पाएंगे। सब करके तो हम लोग विल कीप एक्सचेंजिंग आवर। जी। और इस बीच में सज्जाद साहब, आप ऑलरेडी जो बिन पोस्टिंग सम ऑफ द इंटरेस्टिंग आर्टिकल्स रिटन बाय यू, रिटन बाय अदर्स। और ऐसे आपके नजर से जो आते जाएं कि आपको लगता है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि काफी इंटरेस्टेड हैं हम सब लोग और काफी क्लैरिटी हमारे अंदर नहीं है, क्लैरिटी चाहते हैं। जी तो वो रेफरेंसेस अगर आप डालेंगे तो जो है तो हमारे काम में आएगा। और मैं सुजाता, हसीना और कौन संध्या है, संध्या से ये कह रहा हूँ कि अगर आप लोगों को ठीक लगे तो हम सुजाता हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आपका आपका नाम भी ऐड कर दें, तो यहाँ पे जो भी डिस्कशन आगे बढ़ेगा, यू विल बी अ पार्ट ऑफ दैट ऑटोमेटिकली। राइट। So do let me know if you're interested. Yes, yes, Yeah. very Okay. much so. Done. 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 Also Kamakshi Bhatte, who is in this. Can Yeah, ask her. Kamakshi sir. She's also Yeah. part of my member, right? Or which is the group? Which would be the right group? You want to add them to the IMSD group, Jaz bhai? हाँ हाँ Yeah, हाँ, definitely. वो मैं अभी 2-3 दिन से खोल नहीं पाया, ओपन नहीं किया, लेकिन सब देख लूंगा। जमा हो रहा है, एरियर की तरह जमा हो रहा है, उसे देख लूंगा। ठीक है। तो हम लोग In between, Jaz bhai, should we do हाँ. one more follow-up study circle with somebody else? Arshad Alam would be around, na? On this issue itself? Yeah, I think maybe we need something more. In the meantime, till Okay. Sajjad bhai is busy with his exams and all that. Yeah, there will be So- other angles Yeah. from which we could approach the same thing. We need one more. Fine, We need fine. yeah. Fine. I'll We, talk we to think yeah. Arshad and let's say he's back from Gaya. So and we'll share with him obviously what Sajjad We Sahab need has one already lawyer. covered. We need one lawyer who has studied the entire thing and knows what the entire bill is about and so on. And but the history of the entire problem. But the legal Yeah. dimension will be an altogether different. No, for example, if you see from Sajjad Sahab's kind of presentation, we have some Yeah. idea where this idea of Waqf came from. Hanafi, Yeah. this thing, Imam Abu Hanifa didn't seem to be particularly excited about it. Then the first Waqfs have disappeared.
ऑटोमन पीरियड में टर्की में वहां पे जो है तो दे एंडेड खिलाफत, हियर वी वांटेड खिलाफत, ब्रॉड रेडिकल रिफॉर्म्स इन द वक्फ वो तो प्रोविजन, यहाँ पे हम अभी भी रो रहे हैं जी 100 साल बाद। Gandhi वहां Gandhi से ji also wanted खिलाफत to ले save आए, the वक्त ले Khilafat. आते। Gandhi ji also wanted to save the Khilafat. तो चलिए सज्जाद Yeah. साहब, जी आईएमएसजी की तरफ से ये जितने पार्टिसिपेंट आज शामिल हुए उनकी तरफ से और मेरी तरफ से बहुत बहुत Yeah. शुक्रिया। और ये Yeah. सिर्फ एक नहीं, फॉर्मेलिटी शुक्रिया नहीं नहीं है, चाहिए, हम we सभी really का ये learned, काम है, it was फर्ज very है। educative, it was very educative Fantastic, for all of us. fantastic, fantastic. Thank you so much. Once That I think national convention Javed- also, that Reddy Sahab has spoken about is important. We should talk to Salman Razi about that, yes. About the convention, yeah. Javed, convention. just Yeah, Askari, Javed, Also just share, one. also share the recording. What I feel is, share the record, okay. what I, Yeah, I have the record. I'll share. you know, what I feel is that, I mean, I can speak to Qureshi Saab, Mhm. since he had, you know, managed Haryana Waqf Board, you know, for a long time. Which Qureshi? Siraj Qureshi? No, he's talking about SY no, Qureshi, sorry. former election commissioner. SY, Sorry. Good idea. Good idea. election commissioner. Yeah, good idea. So he will have practical, you know, knowledge about how Waqf Actually, we works can are have a functioning and presentation from him. can. Yeah, he'll be terrific. He'll be terrific. If your Let's friend do that. is No, I willing, can. वो हरियाणा right. So हरियाणा वक्फ बोर्ड ने अपना ब्रोशर भी बनाया हुआ है जिसमें ऑल दीज डिटेल्स आर देयर। Wow. उनका नहीं, Reddy साहब, आप प्रॉस्पेक्टस उसको लाइए। जैसा ब्रोशर है। Reddy जी। साहब, please get that person, your friend. He's done practical work. He'll understand a lot more from that. So I'll speak to them, and I will let you know. And as and when it is possible, we can have one more round of good consultation. idea, good idea, good idea, Yeah. good idea. And we needed 2 All hours. right. We did well. 2.5 घंटा हो गया. जी जी जी। दो घंटा, 2 घंटा हो गया. 2 घंटा. चलिए, but thank very you. Right. very worth it, Very good, educative. very good. All Thank right. you all we very can much. better. Bye Yeah. for now. Okay, you. thank you. I'll share thank you. the record. I'll share the record. Yeah. हाँ, record जरा share कर लेना भाई. Thank you. Yeah, thank you. Thank you. Bye. Thank you Sajjad साहब once again. Thank you.